तो कहानी शुरू होती है यू से, एक बेकार सा टैलेंटलेस लड़का जो एक ऐसे स्कूल में एडमिशन लेता है जहां सब स्टूडेंट टैलेंटेड होते हैं। लेकिन जब वो एकेडमी की 3 सबसे टैलेंटेड बेडीज के साथ रहने लगता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और उसे भी लॉक इन करके टैलेंटेड बेबीज बनाने ही होंगे। और ये सब कुछ शुरू होता है सेका एकेडमी से, जहाँ गिफ्टेड स्टूडेंट अपने टैलेंट को कल्टीवेट करते हैं। और हमारा लड़का यू अभी इस एलीट स्कूल में ट्रांसफर हुआ है, लेकिन पहले ही दिन उसे मार्शल आर्ट क्लब के वाइस कैप्टन से पिटाई पड़ जाती है और सबके सामने वाइस कैप्टन से लूजर कहकर बेइज्जत करता है। और सभी लोग उस पर हंसते हैं क्योंकि वो अपनी मदर सुबारू, जो एक लिस्ट एक्ट्रेस और ग्रेटनेस की अवतार मानी जाती है, वो उनके नक्शे कदमों पर नहीं चल पा रहा। और वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि उसे अपनी टैलेंट उन तीनों रॉयल्स को दिखानी होंगी जो इस एकेडमी के टॉप 3 स्टूडेंट हैं। लेकिन गुस्से में यू कहता है कि उसे अपनी मदर से कंपेयर करना बंद करो और फिर वो वाइस प्रेसिडेंट पर हमला करता है। लेकिन एनीमे गॉड्स ने उसे प्लॉट आर्मर नहीं दिया है और इसीलिए वो एक कमजोर की तरह पंच करता है और जमीन पर अंधे मुंह गिर जाता है। और सभी लोग घृणा से देखते हैं कि महान सुबारू का बेटा कितना बेकार है। लेकिन यू सोचता है कि वो हमेशा अपनी मदर से कंपेयर होकर हमेशा फेलियर की तरह ट्रीट होता आया है। और तभी वो प्रीच करता है और वाइस प्रेसिडेंट को उठकर टैलेंट के ऑब्सेशन को छोड़ने की बात करता है। और वो बंदा सच में एक पल के लिए फोल्ड भी कर जाता है, ये मानते हुए कि यू अपनी मदर की गॉडली चार्म का इस्तेमाल कर रहा है। और फिर यू हार मान लेता है और बिना हार की परवाह किए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जानता है कि अगर यू में कोई रियल टैलेंट नहीं निकला तो ये कितना घातक होगा और इसीलिए वो उसे पकड़ लेता है, ये सोचकर कि ग्रेटनेस ना पाने तक उसे पीटेगा। लेकिन उसी टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट को मार्शल आर्ट क्लब की प्रेसिडेंट और 3 रॉयल्स में से एक नीको एक जोरदार किक मारती है। और नीको एकेडमी की बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है। और अगले ही पल सब लोग हैरान रह जाते हैं जब बाकी 2 रॉयल्स भी वहां आ जाते हैं। और मीबा, जो एडवांस प्रोग्राम की टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट और चेस की हॉटेस्ट प्रोस्पेक्ट है, और कज़ुकी आर्ट डिपार्टमेंट की ब्राइटेस्ट स्टार और बेस्ट थिएटर एक्टर है। और यू डर से कांपने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि तीनों रॉयल्स यहाँ पर क्यों आए हैं। और कज़ुकी उसके पास आती है जब उसे पता चलता है कि वो कितना बेकार है, जिसके पास 0 टैलेंट है। तो वो साफ साफ यू से कह देती है कि उसका इस स्कूल में कोई काम नहीं जहाँ सब टैलेंटेड लोग हैं। और उनके कन्फ्यूजन के लिए यू उन्हें अपना एब्सेटेड एप्लीकेशन दिखाता है जिसमें लिखा है कि वो स्कूल जनरल एजुकेशन में ज्वाइन कर रहा है। लेकिन वो लड़कियां तो टॉप प्रोग्राम्स की आदती हैं और उन्हें जनरल का कोई आइडिया नहीं होता। और उनके बिना स्वागत के रिएक्शन को देखकर यू वहाँ से जनरल क्लास की तरह जाने लगता है। लेकिन निको उसे रोक लेती है और कहती है कि डोजो को साफ करो। और यू उसे मना करने की कोशिश करता है और कहता है कि इन होस्ट को बता दे कि वो कोई गुलाम नहीं है। लेकिन निको उसे सुनाती है कि लूजर्स को डोजो साफ करना ही पड़ेगा। और यू ना चाहते हुए भी निको की बात को मान जाता है। और बाद में जब मार्शल आर्ट टीम डोजो में आती है तो वो ये देखकर शॉक में पड़ जाती है कि यू के साफ करने के बाद डोजो कितना चमक रहा है। और इसी बीच यू अपने नए घर की तरफ जाता है और सोचता है कि उसे जब से याद है वो हमेशा अपनी टैलेंटेड मदर की तरह तारीफ पाना चाहता था। और उसने शुरू में अपनी एक्टिंग स्किल पर काम करना शुरू किया और उसे तब भरोसा था जब वो द रॉक जैसे एक्टिंग लेवल पर पहुंच गया। लेकिन जब उसने अपनी मदर को खुद डेंजर जैसी एक्टिंग करते देखा तो उसे एहसास हुआ कि मदर के सामने वो तो बिल्कुल बेकार है। और फिर भी उसने अलग अलग फील्ड में ट्राई किया ताकि अपनी टैलेंट दिखा सके। लेकिन हर बार वो फेल होता गया और अपनी मदर से और दूर होता गया। और फिर उसकी मदर सुबारू को भयानक बीमारी हो गई और यू को अचानक एहसास हुआ कि वो अपनी मदर से, जो बस उसकी एकमात्र फैमिली थी, कितना दूर हो गया था। और हॉस्पिटल में सुबारू ने अपनी एक फिल्म सीरीज को बार बार देखना शुरू कर दिया जिसमें एक खुशहाल फैमिली की मदर का रोल प्ले करती थी। और यू ने अपनी मदर से कहा कि उसे वो शो बहुत पसंद है, तो उसकी मदर ने भी कहा कि उसे भी वो बहुत पसंद है। और फिर उसने यू से पूछा कि उसे उस सीरीज में क्या पसंद है। और जब यू ने बताया कि उसे वो सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ फैमिली साथ में डिनर करती है, तो सुबारू ने भी कहा कि उसे वो सीन सबसे ज्यादा पसंद है। और उसी पल यू को समझ आया कि अपनी सारी टैलेंट के बावजूद उसकी मदर वैसे ही फैमिली चाहती थी जैसी वो सीरीज में दिखाई गई थी। लेकिन इससे पहले कि यू अपनी मदर की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर पाता, उसकी डेथ हो गई। और सुबारू ने मरने से पहले यू के लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वो चाहती है कि यू अपने खुद की एक हैप्पी फैमिली बनाए। और उसे ये नहीं पता कि उसे वो कैसे पाएगा, लेकिन यू ने ये ठान लिया है कि वो इसे हासिल करेगा और वो सब कुछ पूरा करेगा जो वो और उसकी मदर मिस कर चुके हैं। और फिर वो उस घर पर पहुंचता है जहाँ उसे रहना है और उसे ये देखकर खुशी होती है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा खूबसूरत मेंशन होता है। और तभी अचानक निको वहाँ पर आती है टावल पहने हुए और उस पर हमला कर देती है और उसे क्रीप और थरकी कहने लगती है। और यू जल्दी से कहता है कि वो कोई थरकी नहीं है। तो फिर निको उससे एक्सप्लेनेशन मांगती है और अचानक वो फिसल जाती है और सीधे जमीन पर गिरती है। और उसका पोजीशन देखकर तो मुझे जॉनी सिंस की याद आ गई। और फिर उसे उठाने की बजाय यू अपने ऑरा से उसका मजाक उड़ाता है। और जब वो उसे मारने की कोशिश करती है तो वो उसके सिर पर टॉवल डाल देता है और उसे सुखाने लगता है। और जब वो वापस लड़ने की कोशिश करती है तो वो उसे रिस्क करके शांत कर देता है और वो उसे अपने बाल सुखाने देती है। और तभी बाकी दोनों रॉयल्स भी अपने लंबे दिन के बाद वहाँ आ जाते हैं।
और यू को चारों तरफ से घेर कर एक्सप्लेनेशन मांगती हैं, लेकिन यू खुद भी कंफ्यूज होता है कि ये तीनों रॉयल्स यहाँ क्या कर रहे हैं। और उसी टाइम पर यू का फोन बजता है और घर का ओनर उसे बताता है कि वो यहाँ रहने वाला है और ये उसकी लेट मदर के लिए एक फेवर है। और ओनर बताता है कि उसकी 3 बेटियां भी वहाँ रहती हैं और उसे उम्मीद है कि यू उनके साथ अच्छे से रहेगा और उसकी टैलेंट और भी बढ़ेगी ताकि उसकी मदर की ग्रेटनेस की लेगेसी जिंदा रहे। लेकिन यू को एहसास होता है कि अपनी खुद की हैप्पी फैमिली का सपना तो वही डेड है, क्योंकि वो सिस्टर उसे बिल्कुल भी वेलकम नहीं करती और वो सभी उसके घर में होने को लेकर बिल्कुल खुश नहीं होती और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनके फादर ने एक हारे हुए लूजर को घर में रख लिया है और वो उसकी देखभाल करने से साफ मना कर देते हैं। लेकिन यू को अभी भी यकीन है कि अभी भी उम्मीद बाकी है कि वो सब मिलकर एक हैप्पी फैमिली बन सकते हैं और इसीलिए वो उन्हें मनाने की कोशिश करता है। और तभी उसे फर्श पर कुछ दिखता है, लेकिन कज़ुकी उसे जल्दी से उठा लेती है और उसी पल में वो इधर उधर देखता है और उसे समझ आता है कि पूरा घर बुरी तरह बिखरा पड़ा है। और फिर देखता है कि सिंक गंदे बर्तनों से भरा पड़ा है और लड़कियां इसका दोस्त कज़ुकी का डाल देती हैं कि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, लेकिन वो बहाना मारती है कि वो थिएटर रिहर्सल में बहुत बिजी थी। लेकिन यू को कुछ टूटे हुए प्लेट छुपे हुए मिलते हैं और तब सबको समझ आता है कि कज़ुकी ने बर्तन धोने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो इतनी भयंकर थी कि उसने सारे बर्तन तोड़ डाले। और इस पर कज़ुकी गुस्सा हो जाती है और फिर यू गंदे कपड़े निकाल लाता है और पता चलता है कि वो मीबा की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने भी अपना काम ठीक से नहीं किया। और गुस्से में मीबा यू से कहती है कि वही उसका काम संभाले और यू को इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। और फिर वो बताती है कि घर की सफाई निको की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने भी ठीक से नहीं करा। लेकिन अब निको को उसका मजाक उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं आता और तीनों लड़कियां अपने में ही भौंकने लगती हैं और अपने अपने स्कूल के फेलियर्स को गिनने लगती हैं। लेकिन जब वो सब बेकार की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यू अपना बिजी रहता है और उनकी उम्मीदों के उल्टा वो सब कुछ साफ कर देता है, जबकि वो सारा टाइम एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं। और निको को याद आता है कि वो अकेला ही था जिसने पूरा डोजो साफ किया था और यू अपने खूबसूरत चेहरे का इस्तेमाल करके उन सबको रिजर्व कर देता है। और वो सभी जल्दी से रिग्रुप कर लेते हैं ताकि उसके चाम से बच सके। और अगले दिन यू एक्साइटेड होता है कि आज उसका पहला दिन है, लेकिन अचानक पूरा घर हिलने लगता है और उसे पता चलता है कि निको अपने डोजो में इतनी सुबह इंटेंस ट्रेनिंग कर रही है। और फिर वो देखता है कि मीवा पहले से ही शोगी खेलने की प्रैक्टिस कर रही है और काफी गुस्से में डूबी हुई लग रही है। और कज़ुकी किचन में कुछ ग्रीन जूस बना रही है और वो कज़ुकी से पूछता है कि वो सब ये क्या कर रही हैं। तो वो बताती है कि ये सब उनकी मॉर्निंग रूटीन है और जैसे वो सुबह उठकर अपने दांत ब्रश करता है वैसे ही वो सब अपनी रूटीन्स फॉलो करती हैं। और फिर कज़ुकी उसे कहती हैं कि वो सब बाहर जा रही हैं, इसलिए वो घर की देखभाल करे और हैप्पी फैमिली बनाने के अपने इरादे से यू उनसे कहता है कि चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन कज़ुकी उसे ठंडे अंदाज में चुप करा देती है और कहती है कि उसे रिहर्सल पर जाना है। और फिर यू मीबा को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने जाता है, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी होती है कि वो पहले से ही अनहेल्दी स्नैक्स खा रही है और साथ में सोगी प्रैक्टिस कर रही है। और जब वो उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसे उसकी इंटेंस ऑरा महसूस होती है और उसे अपनी मदर की याद आ जाती है। और उसे याद आता है कि कैसे उसकी मदर भी उसे हर बार इनकार कर देती थी जब वो उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता था और फ्रिज में अपना पहले से तैयार खाना रखा करती थी। और अचानक निको प्रैक्टिस से आकर खाना देखकर ललचाती है, लेकिन जब यू उसे थोड़ा देने की कोशिश करता है तो वो तुरंत मना कर देती है। और उसकी टीजिंग करने के बावजूद वो कहती है कि जो खाना वो खा रहा है वो उसके लिए बैलेंस नहीं है और उसे समझ नहीं आता कि कोई ब्रेकफास्ट को लेकर इतना सीरियस क्यों है। और तब निको उसे बताती है कि बेस्ट बनने के लिए उसे अपने आप को बेस्ट न्यूट्रिशन देना होगा। और यू को समझ आता है कि नॉर्मल लोगों जैसे उसके ऐसे लोग और प्रोडिजीज जैसे उसकी मदर या ये सिस्टर कितने ड्रिवन होते हैं कि अपने टैलेंट को बेहतर बनाने के लिए वो कुछ भी करते हैं, जैसे मीवा का मीठी चीजें खाना ताकि उसका ब्रेन अच्छे से चले। और इसी बीच तीनों सिस्टर बाहर जाने लगती हैं अपना दिन शुरू करने के लिए, लेकिन यू उनको जल्दी से रोक लेता है और वो कहता है कि वो कुछ भूल गए हैं। तो तीनों घबराहट में अपनी बिलोंगिंग चेक करने लगते हैं और जब उन्हें कुछ मिसिंग नहीं मिलता तो वो सब उस पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन यू कहता है कि वो सब गलत हैं और प्यार से वो उनको एक वार्म गुड बाय देता है और कहता है कि वही वो चीज़ थी जो उन्होंने मिस कर दी थी। और ये सुनकर तीनों शॉक हो जाती हैं और भले ही वो इसे बेवकूफ़ी कहते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से जाते हैं तो उनके गाल पूरे लाल हो जाते हैं क्योंकि किसी ने पहले उन्हें इतनी वार्म के साथ गुड बाय नहीं कहा था। और फिर यू के उनके फादर का फ़ोन कॉल आता है जो चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं। और फिर वह यू से एक फेवर मांगता है कि वो उनकी बेटियों का हेल्पिंग हैंड बने, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटियां भले ही प्रोटेजीज है लेकिन उन्हें ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा और उन ऑब्स्टिकल्स को पार करने में यू उनकी मदद करेगा। और उनके फादर कहते हैं कि अगर वो उनकी मदद करेगा तो वो उस पर दिल से ट्रस्ट करेंगे और खुलेंगे। और फादर बताते हैं कि कज़ुकी के पास एक टफ ऑडिशन है और निको की मार्शल आर्ट टूर्नामेंट्स हैं और मीबा के शोगी इवेंट्स हैं, जिस वजह से यू के पास उन्हें हेल्प करने का मौका है। लेकिन यू को समझ नहीं आता कि वो एक यूजलेस बेकार बॉम्ब ऐसे प्रोटेजीज की कैसे मदद कर सकता है। लेकिन फिर वो इमेजिन करता है कि अगर ये लड़कियाँ उस चीज़ में फेल हो जाएं जिसमें वो बेस्ट है, और उसे याद आता है कि खुद फेल होने
और अपनी मदर के डिसअपॉइंटमेंट बनने पर उसे कितना दर्द हुआ था, और इसीलिए वो फैसला करता है कि वो जो कर सकता है वो करेगा। और वो ये शुरू करता है कि वो उनको अच्छे से जानने के लिए उनके साथ खाना खाएगा। और बाद में मार्शल आर्ट प्रैक्टिस के बाद निको घर आती है और यू को खाना बनाते देखकर जोर से चिल्ला देती है, ये भूलकर कि अब वो साथ में रहते हैं। और जब वो यू को अपना खाना टेस्ट करते देखती है तो वो फिर से चिल्ला देती है कि वो कितना हॉट है। और फिर यू निको से कहता है कि वो भी उसका खाना टेस्ट करे। और पहले तो वो टेम्पटेड होती है, लेकिन फिर अपनी कंपोजर वापस पाकर उसका ऑफर मना कर देती है और कहती है कि वो उसकी कुकिंग से टेम नहीं होगी। और वो उसे छोड़कर सावा लेने चली जाती है। और जब वो वापस किचन में आती है तो उसे ये देखकर हैरानी होती है कि यू और भी इंटेंस होकर कुकिंग कर रहा होता है और उसके सामने ढेर सारे कुकिंग बुक्स पड़े होते हैं। और तभी मीबा भी किचन में आ जाती है और यू दोनों को डिक्लेयर करता है कि वो उनके लिए सबसे ग्रेटेस्ट खाना बनाएगा, लेकिन लड़कियां बस उसे मना कर देती हैं। और ये सब देखकर निको को याद आता है कि कैसे वो और उसकी सिस्टर हमेशा अपने हाउसमेट्स के बनाए खाने को मना कर देती थी। और वो दिल से मानती थी कि उसे जो भी खाना है उसे उस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए ताकि वो हमेशा बेस्ट शेप में रह सके। लेकिन ड्राई चिकन वेस्ट खाते खाते निको को क्यूरियोसिटी होती है और वो देखने जाती है कि यूने उनके लिए क्या बनाया है। और जैसे ही वो उस गर्म खाने को देखती है वो तुरंत ललचा जाती है। और तभी यू अचानक पीछे से प्रकट हो जाता है और वो ऑब्सेसिवली बताता है कि इस खाने में वो सारे न्यूट्रिशंस हैं जो उसे बेस्ट शेप में रहने के लिए चाहिए। और उसके जिद करने पर निको मान जाती है कि वो उसे खाएगी और यू थकान से गिर जाता है और निको को बताता है कि उसने स्पेशली डाइटिशियन से रिकमेंडेड खाना सिर्फ उसके लिए बनाया है। और ये जानकर निको ब्लश कर जाती है कि उसने इतना सब कुछ सिर्फ उसके लिए किया। और जब वो पहला बाइट लेती है तो यू की कुकिंग की तारीफ करती है और यू इमेजिन करता है जैसे वो एक स्ट्रे कैट को मिल्क बॉटल से ट्रेन कर रहा हो। और इसी बीच मीबा चोरी छुपे उन दोनों को देखती रहती है और सीक्रेटली ललचा रही होती है। और जैसे ही वो सामने आती है यू उसे भी राजी करता है, ये बताकर कि जो खाना उसने बनाया है उसमें परफेक्ट एसिस्ट हैं जो उसके ब्रेन पावर को बूस्ट करेंगे। और मीबा उसे खाने के लिए मान जाती है। और निको को पता चलता है कि यू ने स्पेशली मीबा के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर भी खाना बनाया था। और जब वो दोनों खाना खा रही होती हैं तो सिस्टर्स आपस में बात करने लगती हैं कि कितना समय हो गया जब उन्होंने साथ में खाना खाया था। और ये देखकर यू मुस्कुरा देता है। और तभी कज़ुकी वहाँ आ जाती है और उसे यह देखकर हैरानी होती है कि उसकी बहनें साथ में खाना खा रही हैं, बिल्कुल वैसे ही पहले जैसे। और यू उसे समझाता है कि उसका खाना उसके टैलेंट के लिए कितना बेनिफिशियल होगा और ये उसे थिएटर के लिए क्लियर स्किन देगा। लेकिन उसकी उम्मीदों के उल्टा कज़ुकी ठंडे अंदाज में उसके ऑफर को मना कर देती है और निको उसे कज़ुकी के सामने सपोर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन कज़ुकी कह देती है कि साथ बैठकर खाना खाना उसके लिए नहीं है। और यू को ये ऐसा लगता है जैसे कोई कैट खाना खाने से मना कर रही हो। और ये सब देखकर वो दुखी और हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है। और निको को उसके लिए बुरा लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसने खाना बनाने में कितनी मेहनत की है और इसीलिए वो उसके हाथ से खाना ले लेती है और खुद खाने लगती है। लेकिन खाने के बीच यू बोलता है कि कज़ुकी का खाना उसे मोटा कर देगा क्योंकि उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये सुनकर निको जो उसकी मदद करना चाह रही थी गुस्सा हो जाती है। लेकिन फिर यू उसे धीरे से इश्योर करता है कि वो उसका खाना ट्रैक करने में मदद करेगा। और ये सुनकर निको टमाटर से भी ज़्यादा लाल हो जाती है। और 3 दिन बाद यू स्कूल जाता है और वो अभी यही सोच रहा होता है कि कैसे कज़ुकी तक पहुँचे और उनकी फादर की वो विश पूरी करे कि वो उनकी बेटियों की मदद करे। और उसे लगता है कि बेस्ट तरीका यही है कि वो उसे सीधे ही बात करे। तो वो उसके पास पहुंच जाता है जब वो अपनी फैन गर्ल से घिरी हुई होती है और वो सभी यू को एक टैलेंटलेस लूजर की तरह पहचानते हैं। और कज़ुकी भी उसका मजाक उड़ाने में साथ दे देती है। और तभी यू कज़ुकी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसके एडवांटेज को मना करना बंद करे और उसके स्पेशल गिफ्ट को एक्सेप्ट कर ले जो उसे पता है कि उसे बहुत खुश कर देगा। लेकिन जहाँ यू खाना दे रहा होता है वहाँ बाकी लोग ये सोच लेते हैं कि वो कज़ुकी के साथ कुछ और ही बम कर रहा है। और वो सब लोग कज़ुकी से डिमांड करते हैं कि वो एक्सप्लेन करे कि वो एक लूजर का पिकल क्यों टिकल कर रही है। और यू वहाँ से भाग जाता है और ये केओस देखकर वो निको के पास जाता है ताकि वो उसके कज़ुकी के करीब जाने में मदद करे। तो निको को बस ये याद आता है कि वो उससे कितनी बार घबरा चुकी है। और उसके फ्रेंड यू से कन्फ्रंट करते हैं कि वो निको से इतनी फ्रेंडली क्यों एक्ट कर रहा है। लेकिन निको वहाँ खुद आ जाती है एक डरावने ऑरा के साथ जिससे सभी डर जाते हैं। और यू वहाँ से भागकर अपने फाइनल रिजॉर्ट मीबा के पास जाता है। और इसी बीच मीबा क्लास में होती है और अपने फोन पर सोगी खेल रही होती है। और जब वो सुनती है कि कुछ लोग एक मैथ क्वेश्चन में फंसे हैं तो वो उसे आसानी से सॉल्व कर देती है। लेकिन अमेज होने के बजाय लोग मीबा की इंटेलिजेंस से इंटिमिडेटेड हो जाते हैं। और जब यू वहाँ पहुँचता है तो उसे एहसास होता है कि अपनी दूसरी बहनों से उल्टा और बिल्कुल घर की तरह ही मीबा स्कूल में शांत रहती है। और यू उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे लंच के लिए इनवाइट करता है। लेकिन मीबा मना कर देती है और उससे दूर चली जाती है। लेकिन यू हार नहीं मानता और उसके पीछे दौड़ने लगता है जिससे कैंपस में एक भाग दौड़ शुरू हो जाता है बस इसीलिए कि वो उसके साथ लंच करना चाहता है। और आखिर में दोनों इतनी भाग दौड़ के बाद थक कर बैठ जाते हैं। लेकिन यू को एहसास होता है कि मीबा भी एथलेटिक मामलों में उतनी ही कमजोर है जितना कि वो खुद है। और वो उसे पॉइंट आउट करता है कि वो क्लास में कितनी शांत रहती है। और वो एडमिट करती है कि एक रॉयल होने के नाते उसे दूसरों से कनेक्ट करने और लड़कियों वाली बातें करने में मुश्किल
होती है और यू कहता है कि वो भी एक फेरो रॉयल की तरह उसे रिलेट कर सकता है, जो बात मीवा को इरिटेट कर देती है और वो उसे बताती है कि वो एक रॉयल फेलियर है जो वास्तव में हर चीज में फेल होती है। और ये सुनकर मीवा उसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा देती है और उसे बेवकूफ़ कहती है और फिर दोनों शांत होकर लंच करते हैं और मीवा उसे बताती है कि अगर उसे कजुकी के करीब जाना है तो उसे पहले उसका फेवरेट खाना पता करना होगा। और मीवा को याद आता है कि जब वो छोटी थी तो कजुकी ने अपने मदर से कुछ स्पेशल खाने के लिए मांगा था और यू को एहसास होता है कि उसे कजुकी का फेवरेट खाना ढूंढना होगा जो है उसकी मदर का कुकिंग। और बाद में घर पर यू को स्पेशल बनाने की कोशिश करता है और तभी कजुकी अंदर आती है और उसके सामने ही बेहोश हो जाती है और फिर सबको पता चलता है कि उसे काफी बुखार है और बाकी सब उसकी केयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और उनकी मदद लेने से मना कर देती है। लेकिन यू हार नहीं मानता और प्लान करता है कि वो उसे और खाना भेजेगा, लेकिन कजुकी उनको ट्राई करने से मना कर देती है और सबको डिस्गस्टिंग कह देती है, जिससे यू काफी गुस्सा हो जाता है और वो उसके कमरे में घुस जाता है अपना खाना देने के लिए। और जब वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है तो वो इतनी कमजोर हो जाती है कि उस पर ही गिर जाती है और यू उसे बताता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपनी रिहर्सल मिस कर देगी और उसे सजेस्ट करती है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती वो उसका एक्टिंग पार्टनर बनेगा। और वो खुद को ग्रेट एक्टर सुबारू का बेटा बताते हुए डींगे मारता है कि उसने बचपन से एक्टिंग की है और कजुकी को लगता है कि शायद वो सच में ग्रेटनेस के सामने है। लेकिन जैसे ही वो अपनी डायलॉग्स पढ़ना शुरू करता है तो एक मरे हुए बुल जैसा साउंड करता है और वो उसे यूजलेस कहकर बाहर निकाल देती है। लेकिन वो हार नहीं मानता और लगातार रोज आता रहता है उसकी एक्टिंग पार्टनर बनने के लिए, लेकिन हर बार उसे बाहर निकाल दिया जाता है। और ये बात कजुकी को गुस्सा दिला देती है कि जहाँ पर वो हमेशा बेदाग और डिपेंडेबल रहती है और वही यू इतना पैथेटिक और अनरिलायबल है। और फिर एक रात वो नीचे आती है और देखती है कि यू टीवी पर उसकी सारी परफॉर्मेंसेस देख रहा है और साथ में अपनी लाइन प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो बेहतर बन सके। और कजुकी उसके एफर्ट से टच हो जाती है और भले ही यू अभी भी एक बेकार एक्टर है और वो उसके हार्डवर्क को एक्नॉलेज करती है। और अगले दिन यू फिर से उसके कमरे में आता है एक्टिंग पार्टनर बनने के लिए, लेकिन जो कजुकी ने पिछली रात देखा था उसके बाद उसे बाहर नहीं निकालती बल्कि उसके साथ एक्टिंग में शामिल हो जाती है। और दोनों की सरप्राइज के लिए यू एक डायलॉग की लाइन इतनी समझदारी से बोल देता है कि वो अपनी मदर को याद करके रोने लगता है और उसे इमोशनल फील होता है कि उसने 10 साल बाद सही से एक्ट कर लिया। और कजुकी भी ये देखकर उसके स्ट्रगल और पैशन से जेलस फील करती है और कजुकी अपनी हार मान लेती है और इस बात के लिए भी मान जाती है कि वो उसका खाना खाएगी ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। और ये खुशी से सेलिब्रेट करता है और वादा करता है कि वो उसके लिए एक मास्टरपीस बनाएगा, लेकिन कजुकी उसे रोक देती है और कहती है कि उसकी एक रिक्वेस्ट है और कुछ कहने से पहले ही वो अपने बेड में लेट जाती है और ये सोचकर एम्बेरस हो जाती है कि वो क्या कहने वाली है। और काफी हिम्मत जुटाकर वो यू को बताती है कि उसे कैरेट्स, मशरूम्स, बेल पेपर्स और भी कई चीजें खाना पसंद नहीं है। और यू को एहसास होता है कि इतने टाइम से कजुकी बस एक नखरेबाज खाने वाली थी। और अगली सुबह मीवा और निको पूरी तरह शॉक में होते हैं ये देखकर कि कजुकी इतने दिन के रिलेशन के बाद भी डिनर के लिए उनके साथ बैठी है और यू उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि उसने सारा खाना खत्म कर दिया। और कजुकी खुश होकर खाना खाती है, बस उसमें कैरेट ना हो। लेकिन उसे सरप्राइज करते हुए यू उसके कान में धीरे से कहता है कि उसने कैरेट्स को ब्लेंड कर दिया था। और ये सुनते ही वो ट्वीट करने लगती है और ये देखकर यू बहुत खुश होता है कि उसने अपनी कुकिंग से तीनों किटन्स को फाइनली काबू कर लिया। लेकिन तभी तीनों उससे कह देती है कि वो उनके लिए डिनर ना बनाए। और जब वो पूछता है क्यों, तो वो एक्सप्लेन करती हैं कि वो सब बाहर खाएंगी क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस और एक्टिविटीज हैं। और जब वो सब निकल जाती हैं तो यू को याद आता है कि उसकी मदर भी ऐसा ही करती थी, 1 महीने तक घर पर खाना नहीं खाती थी, जिससे उनका रिश्ता धीरे धीरे खराब हो गया था। और उसे और भी गहरा एहसास होता है कि जैसे उसकी मदर वैसे ही ये तीनों बहनें गिफ्टेड और ऑब्सेस्ड हैं, जबकि वो बस एक टैलेंटलेस बॉम्ब है जो हर चीज में बेकार है। और उसे याद आता है कि उनके फादर ने उससे कहा था कि वो उनकी बेटियों का हेल्पिंग हैंड बने। और उसे अपनी मदर की विश भी याद आती है कि वो अपनी खुद की हैप्पी फैमिली बनाए। लेकिन फिर उसे जल्दी ही समझ आता है कि उसे खुद नहीं पता कि एक हैप्पी फैमिली होती क्या है। तो वो अपनी मदर का वो टीवी सीरीज चला देता है जिसमें वो एक लविंग मदर का रोल प्ले करती थी। और उस टीवी सीरीज में दिखाई जा रही हैप्पी फैमिली को देखकर और यू भी मुस्कुरा देता है उस वॉर्म को देखकर जो उसके सामने होती है। और फिर टीवी में दिखाया जाता है कि वो फैमिली अपने बच्चों को दिखाने के लिए अपनी वेडिंग सेरेमनी प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन अपनी मदर को वेडिंग ड्रेस में देखकर यू थोड़ा अजीब फील करता है। और तभी तीनों बहनें अपनी एक्टिविटीज के बाद घर लौट आती हैं। और जब कजुकी उसे आंसू में और टीवी पर वो टेलीविजन देखते हुए पाती है तो वो मान लेती है कि वो अपनी मदर को बहुत मिस कर रहा है। और वो यू के पास काइंडनेस के साथ आती है और कहती है कि उसे सिर्फ उन्हें इम्प्रेस करने के लिए खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है।
और बाकी बहनें भी इस बात से सहमत होती हैं और उसे याद दिलाती हैं कि वो बस एक फ्री लोडर है। और ये सुनकर यू को बुरा लग जाता है और वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो फ्री लोडर बनने से मना करता है और उसने हमेशा ये सोचा था कि उसकी मदर के साथ उसका बॉन्ड कभी नहीं बन पाएगा क्योंकि उन दोनों के बीच टैलेंट का बहुत बड़ा फर्क था। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो दोनों कई तरीके से एक जैसे हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों अपना रिश्ता फिर से ठीक कर पाते, सुबारू की डेथ हो गई और यू नहीं चाहता कि उसकी और बहनों के बीच ऐसा कुछ हो और वो डिक्लेयर करता है कि वो बहनों के साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है। और ये सुनकर तीनों शॉक में आ जाती हैं और निको को उसका आइडिया अजीब लगता है और वो पूछती है कि उसका प्लान क्या है उनके साथ हैप्पी फैमिली बनाने का। और तभी टीवी पर सुबारू और उसके टीवी हस्बैंड की वेडिंग सीन दिखाई जाती है और लड़कियों को जल्दी ही समझ आ जाती है कि यू अचीव कर सकता है हैप्पी फैमिली बनाने के लिए और उसे उनसे शादी करनी होगी। और लड़कियां खुद को वेडिंग ड्रेसेस में इमेजिन करने लगती हैं, लेकिन ये सोचते ही वो सब नाराज हो जाती हैं और ये उसे कह देती है कि वो कभी भी एक लविंग हस्बैंड बनकर उनके चीक्स क्लैप नहीं कर पाएगा। और बाद में बात लेते हुए निको यू के बारे में सोचती है कि वो कितना स्ट्रांग है कि 3 हॉट लड़कियों के साथ रहते हुए भी अपना स्लिम जिम कंट्रोल में रखा हुआ है। और तभी अचानक यू चिल्ला देता है और जब निको उसे चेक करने जाती है तो वो उसे किसी मामूली बात पर रोता हुआ पाती है और उसे डांट देती है कि उसने उसका बाथ टाइम खराब कर दिया। और वो उसे वापस सुना देता है कि वो बस टॉवल में क्यों घूम रही है, उसे ठंड लग जाएगी। और ये सुनकर निको घबरा जाती है और जल्दी से वापस बाथरूम की तरफ भागती है और अचानक वो मीवा से मिल जाती है और मीवा ये नोटिस करती है कि निको का चेहरा कितना लाल है जो उसे अजीब लगता है। और जब निको सच छुपाने की कोशिश करती है तो मीवा को डाउट होता है कि इसमें यू का ही हाथ है और तभी यू मीवा को उसका लॉन्ड्री देता है। लेकिन जब मीवा उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तो उनके हाथ आपस में टच हो जाते हैं और मीवा चौंक कर पीछे हट जाती है जिससे सारा लॉन्ड्री गिर जाता है। और निको ये नोटिस करती है कि मीवा ब्रश कर रही है और पूछती है कि क्या उसे यू पर क्रश है, लेकिन वो इसे मना कर देती है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और दोनों ये मानने से मना कर देती हैं कि उन्हें यू के लिए कोई फीलिंग्स हैं। और तभी कज़ुकी वहाँ आ जाती है और अपनी बहनों को चिढ़ाती है कि वो किसी बेवकूफ़ लूजर जैसे यू के लिए लड़ रही हैं। और फिर यू कज़ुकी से मदद मांगता है कि वो उसे पेन ऊपर वाले शेल्फ में रखने में मदद करे और वो खुशी खुशी उसकी मदद कर देती है। और ये करने के बाद यू से शुक्रिया कहता है और कज़ुकी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। और भले ही कज़ुकी कूल एक्ट करती है लेकिन वो हार्ट ब्लश कर जाती है और बाकी बहनें इसे नोटिस कर लेते हैं और इससे उनके बीच फिर से एक बहस शुरू हो जाती है। लेकिन यू बीच में कूद पड़ता है और उन्हें डांटता है कि वो बिना वजह के क्यों लड़ रहे हैं और इस बात से तीनों चिढ़ जाते हैं। और जब सभी बहनें वहाँ से चली जाती हैं तो यू नोटिस करता है कि पूरा घर फिर से गंदा हो गया है जिससे वो चिढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि वो सभी एक ही टेबल पर बैठे थे और खा रहे थे और वो खुश और प्राउड फील करता है कि वो कितनी दूर आ गया है। और तभी उसे सरप्राइज में एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें वो तीनों लड़कियां सालों पहले की हैं और वो देखकर यकीन नहीं कर पाता कि वो कितनी क्यूट और सुंदर लग रही थी। और उसे जल्दी ही एहसास होता है कि वो फोटो किसी एक बहन की है। लेकिन जब वो उनसे पूछता है तो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि वो फोटो उनकी है। पर यू समझ जाता है कि उस फोटो की रियल ओनर झूठ बोल रही है और वो एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और उसका भी वही गोल है, एक हैप्पी फैमिली बनाने का। और अगले दिन इससे पहले कि वो पता कर पाए कि वो कौन है, सभी बहनें उसे बताती हैं कि वो सब स्कूल से पहले ही कंपटीशन के लिए निकल जाएंगी जिससे यू को कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन जब वो चेक करता है कि लड़कियां कहाँ कहाँ जा रही हैं तो उसे आइडिया आता है कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे वो सब आपस में और करीब आ सके। और उस रात यू लड़कियों के लिए सोने से पहले गर्म दूध बनाता है और उन्हें बताता है कि उसने उनके लिए होटल रूम बुक कर दिए हैं वीकेंड के लिए। और मीवा प्रोटेस्ट करती है कि उसे होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और यू उसे टीज करता है कि उसे उसका कुकिंग मिस होगा और वो घबरा जाती है। और बाकी लड़कियां भी अंदर ही अंदर मान जाती हैं कि उन्हें भी उसका खाना मिस होगा। और अगले दिन लड़कियां अपने अपने इवेंट्स के लिए निकल जाती हैं और मीवा एक सोगी टूर्नामेंट अटेंड करती है जहां वो अपने ओपोनेंट की बुरी तरह से धुलाई कर देती है, ये प्रूव करते हुए कि वो एक जीनियस है। और इसके बाद जब वो होटल जा रही होती है और तभी वो एक चेरी ट्री फेस्टिवल के पास से गुजरती है जो उसे उस टाइम की याद दिलाती है जब वो अपनी बहनों के साथ वहाँ गई थी। तो शॉकिंगली कज़ुकी भी वहाँ होती है और रूम चेकिंग करते हुए वो एक दूसरे से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों हैं। और तभी निको भी वहाँ आ जाती है और वो भी पूछती है कि वो सब उसके होटल में क्यों हैं। और तब उन्हें एहसास होता है कि वो सभी एक ही सिटी में अपने अपने इवेंट्स के लिए आए हैं। और तभी यू अचानक वहाँ पर प्रकट हो जाता है और डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेशन के साथ बताता है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी बहनें कहाँ कहाँ गई थी। और फिर यू रिवील करता है कि वो सब एक ही रूम में रुकेंगी। और जब वो पूछती हैं क्यों तो वो बताता है कि ये उनके लिए परफेक्ट मौका है एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने का, बिल्कुल रियल सिस्टर की तरह एक ही रूम शेयर करके। और फिर वो डिक्लेयर करता है कि वो उनका फेस्टिवल कंडक्टर होगा और उन्हें कहता है कि सबको पुराने दिनों की तरह ही चेरी ट्री फेस्टिवल जाना चाहिए। लेकिन इस बात से खुश होने के बजाय लड़कियां उस पर भौंकने लगती हैं कि उसने उनके बड़े इवेंट से ठीक पहले इतना बेवकूफ़ी भरा प्लान क्यों बना दिया। और ये उन्हें मनाने की कोशिश करता है ये कहकर कि उन्हें एक ऐसे श्राइन में जाना चाहिए जो उन्हें लग देता है। और शुरू में निको उसके आइडिया को स्कॉप कर देती है
और वो कहती है कि रियल चैंपियंस को लक की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब यू उसे दिखाता है कि मेसी, लेब्रॉन, एमिनेम और जॉनी सिंस जैसे गोड्स भी बेस्ट बनने के लिए शाइन जाते हैं तो लड़कियों का मूड बदल जाता है। और फिर वो उन्हें फेस्टिवल का खाना का फोटो दिखाता है और लड़कियां मान जाती है कि वो होटल के खाने से कितना टेस्टी लग रहा है। और तभी कज़ुकी सबसे पहले फेस्टिवल जाने के लिए मान जाती है, लेकिन वो डिमांड करती है कि अगर उन्हें उसके साथ हैंग आउट करना है तो सबको थोड़ी और ड्रिप वाला आउटफिट पहनना होगा। तो यू उनको एक किमोनो रेंटल शॉप पर ले जाता है और वहाँ की मालिक शौक हो जाती है कि फेमस मिकोरोना सिस्टर्स के स्टोर में है और वो जल्दी से काम में लग जाती है और सिस्टर्स को सबसे बेस्ट किमोनो पहनाती है जिससे वो ट्रू जैपनीज ब्यूटी लगने लगती हैं। लेकिन यू नोटिस करता है कि नीको साइड में बैठी है और किमोनो पहनने से मना कर रही है और वो उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो 100 पीटी किमोनो में से कोई एक चूज कर ले, लेकिन वो मना कर देती है। और तभी ओनर उसे एक ब्लू किमोनो देती है और कहती है कि ये उसके टॉम बॉय एस्थेटिक को इनहेंस करेगा। लेकिन ये नीको को याद दिला देता है कि कैसे वो पास्ट में लड़कियों की चीजें पहनना चाहती थी, लेकिन उसे जबरदस्ती टॉम बॉय बनाया गया। और तभी यू उसके लिए एक पिंक लड़कियों वाला किमोनो चूज करता है और जबकि उसके बहनें और ओनर को लगता है कि लड़कियों वाली एस्थेटिक नीको पर सूट नहीं करेगा। और यू इस बात से स्ट्रांगली डिसएग्री करता है और कहता है कि वो उसमें ब्यूटीफुल लगेगी, जिससे नीको बगल में फोल्ड हो जाती है। और फिर नीको मान जाती है उसे ट्राई करने के लिए और जब वो फाइनली अपने आप को दिखाती है तो सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और वो इतनी ब्यूटीफुल लगती है कि कोई भी आदमी उस लुक्स के लिए जंग छेड़ दे। और फिर कुछ देर बाद वो फेस्टिवल पर पहुंचते हैं और पहुंचते ही 1 सेकंड में ही कज़ुकी के चारों तरफ भीड़ लग जाती है और सब लोग उसकी परफॉर्मेंस को लेकर फैनगर्ल कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक पॉपुलर एक्टर है। और वही उसकी बहनें और यू साइड में खड़े होते हैं और ये नज़ारा यू को इरिटेट करता है क्योंकि वो चाहता था कि कज़ुकी अपने बहनों के साथ टाइम स्पेंड करे। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि कज़ुकी भीड़ में कितनी कंफर्टेबल है तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता। और तभी फैंस में से एक लड़की जो कज़ुकी की फैन नहीं होती उसे देखकर चिढ़ जाती है कि उसकी फ्रेंड भी क्राउड में शामिल है और वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो कज़ुकी से कन्विंस नहीं होती। और तभी अचानक उसका स्लीपर टूट जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन कज़ुकी उसे एक प्रिंस की तरह पकड़कर उठा लेती है, जिससे वो लड़की अपना प्यार घिसिस के लिए क्वेश्चन करने लगती है और उसे सीजर्स में बदल देती है और कज़ुकी उसे नीचे उतार देती है, जिससे सब उसके चार्म पर फिदा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है उसे कोई झाड़ियों में खींच लेता है उसके फैन गर्ल से दूर। और जब वो देखती है तो पता चलता है कि वो यू है जो उसे खाना देता है और चाहता है कि वो फेस्टिवल एंजॉय करे। और कज़ुकी उसके सेंटीमेंट पर स्कॉप करती है, लेकिन यू उसका ध्यान उसके पैरों पर ले जाता है और कहता है कि उसे पता है कि उसके टाइट सैंडल स्टेप की वजह से उसे दर्द हो रहा है। और वो उसे क्रीप कहती है कि वो उसके पैरों पर इतना ध्यान दे रहा है, लेकिन यू उसकी बकवास से तंग आ जाता है और उसे मजबूर करता है कि वो अपने पैरों पर बैंडेड लगाए। और जब वो उसके पैर देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि कज़ुकी को एक इंसान को कैरी करना पड़ा इतना चोट होने के बावजूद भी। और यू उसे डांटता है कि उसने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी, लेकिन कज़ुकी कहती है कि उसे सबकी प्रिंस बनना है और प्रिंस होने का मतलब होता है कि वो कोई विम्प नहीं जो मदद मांगे। और यू उसकी लॉजिक पर हंसता है और कहता है कि सबसे ताकतवर प्रिंस को भी कभी कभी मदद चाहिए होता है। और फिर वो उससे उसके पैर फैलाने को कहता है और हैरानी की बात यह होती है कि वो उसके सामने अपना पैर ऐसे ही फैला देती है जैसे लड़कियां जॉनी सिंस के सामने। और फिर यू उसके पैर पर बैंडेज लगाता है ताकि चोट जल्दी ठीक हो जाए। और उधर नीको और मीवा एक फिश कैचिंग कॉन्टेस्ट में होते हैं जहाँ पर नीको को एक भी मछलियाँ पकड़ने में मुश्किलें हो रही होती हैं। और तभी यू और कज़ुकी वहाँ आ जाते हैं और उसकी बहनें ये देखकर हंसती हैं कि कज़ुकी ने कितना बेवकूफ़ी वाला मास्क पहना हुआ है, लेकिन यू बताता है कि उसे अटेंशन अवॉइड करनी है। और फिर यू और कज़ुकी उनके साथ मिलकर एक टीम गेम खेलते हैं कि कौन सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ सकता है। और मीवा माहौल लाइट कर देती है और कज़ुकी से कहती है कि वो मास्क पहने रखे क्योंकि उसका यूजुअल फेस हमेशा चिड़चिड़ा लगता है और मास्क के पीछे वो हंस तो सकती है। और फिर कुछ राउंड्स के बाद लड़कियां इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं कि यू उनसे कम्पीट ही नहीं कर पाता, लेकिन वो उसे मौका मानकर उन्हें वही खेलने देता है और अगले इवेंट की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। और फिर वो बहनों को वही छोड़कर फेस्टिवल के सबसे बड़े इवेंट की तरफ जाता है, एक कंपटीशन जहां पर लोगों को लोटस लीफ के ऊपर से क्रॉस करना होता है और जो जीतता है उसे अनबीटेबल कंपीटिटर लक मिलती है, वही लक जो जॉनी सिंस को भी मिली थी। और साथ में श्राइन के गोल्डन गार्डियन के साथ एक फोटो भी मिलती है, वही जो तीनों बहनों को भी कभी मिली थी और जिसे यू भी जीतना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि ये तीनों बहनों की बहुत प्रीसियस मेमोरी है। लेकिन जब कंपटीशन शुरू होती है तो एक कंपटीटर पानी में गिर जाता है और सबको जल्दी ही पता चलता है कि कुछ लोटस लीफ डूब भी जाते हैं और फिर एक एक करके बाकी कंपटीटर्स भी गिरने लगते हैं। और ये सब देखकर इवेंट ऑर्गेनाइजर याद करते हैं कि तीनों बहनों ने एक टाइम में ये पूरा कंपटीशन कितनी आसानी से जीत लिया था। और फिर जब यू की बारी आती है तो वो भी फेल हो जाता है, लेकिन बाकी लोगों की तरह वो जल्दी हार नहीं मानता और यू हार मानने से मना कर देता है और बार बार कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि लोग उसे देखकर परेशान होने लगते हैं। और 1 घंटे बाद जब तेज बारिश शुरू हो जाती है यू तब भी बार बार गिरता है लेकिन रुकने का नाम नहीं लेता और ऑर्गेनाइजर उसे हार मानकर जीत देने की ऑफर करते हैं, लेकिन वो छोटी जीत लेने से मना कर देता है। और वो इमेजिन करता है कि कैसे तीनों बहनों ने पहले इसे टीम वर्क से जीता था और अपने एडवांटेजेस यूज करके लास्ट तक पहुंची थी। और फेथ और डिटर्मिनेशन के साथ यू फिर से दौड़ता है, लेकिन इस बार एनिमे गॉड उसके साथ होते हैं
और वो आखिरकार पॉन्ड क्रॉस करके अपनी जीत हासिल कर लेता है। और ऑर्गेनाइजर्स उसे जीत की बधाई देते हैं और कहते हैं कि अब वो फोटो ले सकता है, लेकिन यू उनको रुकने को कहता है और फिर बहनों को बुलाने जाता है ताकि वो सब साथ में फोटो ले सके। लेकिन उसकी बदकिस्मती से उसे पता चलता है कि फेस्टिवल बारिश की वजह से जल्दी बंद हो गया और अब वहाँ पर कोई नहीं बचा, बस वो खुद। और उसे एहसास होता है कि उसने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर के तौर पर सब कुछ गड़बड़ कर दी और वो बहुत सेल्फिश हो गया और बस खुद के बारे में ही सोचता रहा। और उसे याद आता है कि कैसे बहनें तो शुरू से वहाँ आना ही नहीं चाहती थी और उसने उनका टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन उसके सरप्राइज की हदें तब नहीं रहती जब तीनों अचानक छाता लेकर वहां आ जाती हैं और उसे बारिश से कवर कर देती हैं। और वो बहनों से कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने उसे अकेला नहीं छोड़ा। और तब वो कहती है कि वो इतनी क्रूर नहीं है कि उसे पीछे छोड़ दे। और काजुकी उसे याद दिलाती है कि वो उनका फेस्टिवल कंडक्टर है और उसे कहती है कि अपनी जॉब कंटिन्यू करे। और इससे यू का मूड लिफ्ट हो जाता है और यू को गीला और फ्लोर पर बैठे देखकर तीनों बहनें एक साथ उसे अपना छाता ऑफर करती हैं। और फिर सब घबरा जाते हैं क्योंकि तीनों ही एक ही चीज चाहते हैं, यू के साथ हाथ में हाथ डालकर चलना। तो वो डिसाइड करते हैं कि स्टोन पेपर सीजर खेलेंगे और जो हारेगा वही यू के साथ चलेगा। लेकिन अंदर से तीनों ही हारना चाहती हैं और आखिर में निको हार जाती है। और जब वो उसके साथ चलती है तो उसे लगता है कि उसका हार्ट मैराथन भाग रहा है। और बाद में होटल में लड़कियां ओपन बाथ में एक साथ नहाती हैं और जो कुछ पहले हुआ उसके बाद निको सोचने लगती है कि उसका दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा था। और अचानक इंस्टेंट से वो अपने प्लॉट के साथ खेलने लगती है जिससे बाकी दोनों शॉक हो जाते हैं। और तब उन्हें एहसास होता है कि निको चाहती है कि वो उन्हें ग्रो करे ताकि यू उसे पसंद करे। लेकिन दोनों उस पर स्कॉप करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उसके मिनी ट्विंस कभी उसके बड़े संतरों के सामने कम्पीट नहीं कर सकते। और फिर जब वो बात से बाहर आती हैं तो देखती हैं कि वो वहाँ खड़ा है, खोया हुआ और उतना ही गंदा जितना तुम्हारे बदसूरत एक्सेस थे। और जब वो पूछती है कि वो क्या कर रहा है तो वो कहता है कि उसने बेवकूफ़ी में खुद के लिए रूम बुक ही नहीं किया क्योंकि वो बहनों को बेस्ट एक्सपीरियंस देने में बिजी था। और वो उन्हें बाय करता है और कहता है कि अब वो लोकल होबोस के साथ सो जाएगा। लेकिन काजुकी उसे रोक लेती है और अगले ही पल वो उन्हीं के साथ ठहर रहा होता है। और तीनों बहनें मान जाती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, खासकर क्योंकि वो यूजुअली साथ में ही रहती हैं। और ये उनको शुक्रिया कहता है और बोलता है कि उसे एक रोप चाहिए ताकि वो सावर ले सके। और वो काजुकी को रोप ढूंढते हुए देखता है और वो उसे पास देखकर घबरा जाती है। और मीवा भी उसे मदद करने की कोशिश करती है। और जब वो उसके करीब आता है तो वो पीछे से उसकी मैलीनेस फील कर पाती है और उसका कैप ऑलमोस्ट बस्ट हो जाता है। और तभी निको एक रोप ढूंढ लेती है जो बहुत ऊपर रखा होता है, लेकिन वो छोटी होती है तो ये उसके ऊपर से पहुंचता है और वो उसका मैस्कुलिन स्मेल फील करती है और वहीं पर उसका क्रीम निकल जाता है। और जब यू सावा लेने जाता है तो लड़कियां ट्वीक कर रही होती हैं और ये एहसास करके कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो चीज़ें बहुत फ्रीकी हो सकती हैं। और उसी रात तीनों बहनें सो नहीं पाती क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये सब यू के वहाँ होने की वजह से हो रहा है। लेकिन वो अपने आप से झूठ बोलती हैं और खुद को कन्विंस कर लेती हैं कि वो बस अपने कंपटीशन को लेकर एक्साइटेड हैं। और उधर यू खुश होता है कि उसका दिन अच्छा बीता और वो उस मोमेंट को याद करता है जब उसने उनका फोटो लिया था। और शुरू में उनको हंसाना मुश्किल था, लेकिन जब वो खुद और भी ज़्यादा गीला हो गया तो लड़कियां उस पर हंस पड़ी और उसे परफेक्ट समय मिल गया फ़ोटो लेने के लिए। और उसे खुशी होती है कि उसने पुराने फ़ोटो को रिक्रिएट कर लिया। लेकिन जब वो उसे ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि वो पुरानी फ़ोटो गायब है और वहाँ एक नोट रखा हुआ है जिसमें लिखा होता है कि फ़ोटो का असली ओनर उसे वापस ले गया है। लेकिन इस बात से यू दुखी नहीं होता क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि बहनों में से कोई एक दिल से ग्रेटफुल है कि ये ट्रिप हुआ। और वो इस खुशी को लेकर सो जाता है और अचानक तीनों बहनें उठकर नाराज हो जाती हैं कि यू कितनी इजीली सो जाता है। और वो अपने दिन को याद करती हैं और कैसे यू ने निको के लिए परफेक्ट किमोनो चुना था, एक फ्लावरी वाला, जो वही था जो निको पहले पसंद करती थी जब वो टॉम बॉय नहीं बनी थी। और वो मानती है कि ये सच है, लेकिन वो ये भी जोड़ती है कि यू ने काजुकी को उसके एक्टर वाली सेल से बाहर निकाल दिया और उसे पहली बार खुद को एंजॉय करने दिया। और मीवा उन दोनों की बातें सुनकर हंसती है, लेकिन वो जल्दी से मीवा को याद दिला देते हैं कि वो अभी भी वैसी ही है, वही जो फेस्टिवल गेम स्टॉल पर खेलना चाहती है। भले ही वो गेम स्टॉल में भयंकर थी और इसीलिए उसे काजुकी की जरूरत थी कि वो उसके लिए जीत कर लाए। और फिर सब सोच में पड़ जाते हैं कि वो अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और काजुकी बताती है कि कैसे वो सभी यूजुअली घर पर एक दूसरे से दूर रहती थी और हर सिस्टर अपनी ही दुनिया में बिजी थी। और उन्हें एहसास होता है कि यू ने सच में अपना गोल पूरा कर दिया कि तीनों बहनें फिर से एक दूसरे के करीब आ जाएं। लेकिन अंदर से जब मीवा उन दोनों फोटोज को देखती है तो वो खुश होती है कि उसे अपनी बहनें वापस मिल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थी, भले ही एक रात के लिए ही सही। और ये सब हुआ उस गोट यू की वजह से। और फेस्टिवल ट्रिप के बाद लड़कियां एक दूसरे के और भी करीब आ जाती हैं, बिल्कुल सच्चे बहनों की तरह। और ये बात यू का दिल वार्म कर देती है और उसे याद आता है कि उसने एक बढ़िया डिनर बनाने का वादा किया था। तो स्कूल के बाद वो घर आता है और रेडी होता है एक बढ़िया खाना बनाने के लिए। लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलता है
तो सरप्राइज होता है कि लड़कियां जल्दी घर आ गई हैं। लेकिन तभी उसे और भी कंफ्यूजन होता है जब वो वहाँ पर एक चौथे पैर के जूते देखता है और अंदर जाकर वो देखता है कि सभी लड़कियां एक आदमी के सामने खड़ी हैं। और जब वो आदमी बोलना शुरू करता है तो यू एहसास करता है कि वो उन लड़कियों का फादर है और वो जल्दी से उनको ग्रीट करता है और उसे यहाँ रुकने देने के लिए शुक्रिया भी कहता है। और वो फादर सुबारू की डेथ पर कंडोलेंसेस देता है, लेकिन यू को एश्योर करता है कि उसकी टैलेंट उसके बेटे में जिंदा रहेगी अगर वो और मेहनत करे। और तभी यू एहसास करता है कि तीनों बहनें अचानक बहुत शांत हैं और उसे पता चलता है कि उसके फादर अपनी बेटियों से उनके प्रोग्रेस के बारे में पूछताछ कर रहा है। और तीनों लड़कियां उसे कोल्डली कहती है कि वो डोमिनेटिंग कर रही हैं अपने कंपटीशन में और उनका फादर बस कहता है कि वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यू उसे रोकता है और उसके फादर से कहता है कि वो एक बढ़िया खाना बनाने वाला है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उनके साथ डिनर करे। लेकिन फादर कोल्डली कहता है कि उसने अपने बेटियों का अपडेट सुन लिया है तो अब उसके वहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है। और तभी उसकी नज़र फेस्टिवल से लाए गए मार्क्स पर जाती है और यू खुशी खुशी बताता है कि वो लड़कियां फेस्टिवल गए थे और वो पूछता है कि ये आइडिया किसका था और यू बताता है कि ये उसका आइडिया था ताकि लड़कियां अपनी बचपन वाली फीलिंग फिर से फील कर सके और शाइन ऑफ लक के साथ फोटो ले सके। लेकिन ये सुनकर खुश होने के बजाय वो फादर गुस्से में यू के पास आता है और कहता है कि उसकी बेटियों को ग्रेटनेस के लिए किसी लक की जरूरत नहीं है। और फिर वो यू को सुनाता है कि उसे पता है कि वो कितना बेकार टैलेंटलेस कचरा है जो उसकी मदर ग्रेट एक्टर सुबारू के नाम पर धब्बा है। और वो मार्क्स को तोड़कर 2 हिस्सों में कर देता है और कहता है कि इस घर में कोई टैलेंटलेस बम के लिए कोई जगह नहीं है। और वो फादर उसका कंधा कसकर पकड़ लेता है ताकि यू को वहाँ से निकाल सके। लेकिन इससे पहले कि वो यू को बाहर निकाले लड़कियां उसके डिफेंस में खड़ी हो जाती हैं और वो कहती हैं कि भले ही यू के पास कोई अचीवमेंट या टैलेंट नहीं है लेकिन वो एक रिमार्केबल वर्क हॉर्स है जो घर का ध्यान सबसे अच्छे से रखता है। लेकिन अब भी फादर रिफ्यूज करता है ये मानने को कि उसकी बेटियां ऐसे घर में कैसे फिट होंगी जहां एक टैलेंटलेस गंदगी रहता हो। लेकिन थोड़ा घबराते हुए वो उसे यकीन दिलाते हैं कि उन्हें अपने लाइफ में यू चाहिए क्योंकि उनकी प्रेजेंस उनको टॉप ऑफ द गेम बनाए रखती है। और उनकी यह बातें यू का दिल छू जाती हैं और अपनी बेटियों की बात सुनकर फादर मान जाता है कि वो ही रह सकता है। लेकिन वो अपने बेटियों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर देता है कि वो सब अपने टैलेंट पर फोकस करे और फेस्टिवल या किसी भी यूजलेस एक्टिविटी में अपना टाइम वेस्ट न करे। और फादर के जाने के बाद यू उन्हें अपनी बनाई गई फिश खिलाना चाहता है लेकिन नीको उसे बता देती है कि अब वो लोग नहीं खा सकते। और उसके 1 हफ्ते बाद यू फिर से वही पहुंच जाता है जहां से उसने शुरू किया था, अकेले बैठकर खाना खाते हुए। और अब उसे ऐसा होता है कि लड़कियां इतनी इंटीमिडेटिंगली टैलेंटेड क्यों हैं। ये सब उनके फादर के इंटेंस पेरेंटिंग की वजह से है। लेकिन फिर भी यू के दिल से वो बात नहीं निकलती कि कैसे लड़कियां अपने ही फादर के सामने इतनी डाउन दिख रही थी। और उधर लड़कियां फिर से इंटेंस ट्रेनिंग में लग जाती हैं। नीको अपनी मार्शल आर्ट में, कजुकी अपने एक्टिंग क्लासेस में और मीबा अपनी शोगी ट्रेनिंग में। लेकिन जब तीनों का खाने का टाइम आता है तो मीबा को वो स्वीट पुडिंग याद आती है जो यू ने उसके लिए बनाया था और उसे अपने प्लेन क्रैकर्स से ज्यादा उसकी याद आने लगती है। और बाकी दोनों भी वही फील करती हैं क्योंकि सबको यू का टेस्टी खाना मिस होने लगता है। और घर पर यू अब भी परेशान है कि फादर ने कैसे कह दिया कि वो उनकी बेटियों की प्रोग्रेस में रुकावट है, जबकि वो बस यही चाहता था कि बहनें एक फैमिली की तरह साथ बैठकर खाएं और एक दूसरे से बॉन्ड करें जैसे असली बहनें करती हैं। और उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है। लेकिन जब उसे याद आता है कि उसकी मदर ने हमेशा माना था कि वो एक हैप्पी फैमिली बना सकता है तो वो खुद से कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। और अगली सुबह लड़कियां स्कूल के लिए निकलती हैं और निको पीछे मुड़कर उदासी से देखती है कि अब यू उनको गुड लक कहकर विदा नहीं करता। लेकिन लंच टाइम में जब निको अपनी यूजुअल प्रोटीन बार खाने ही वाली होती है तो उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि उसका खाना कितना बोरिंग लगता है। और निको कहती है कि उसके लिए बस प्रोटीन मैटर करता है। लेकिन जैसे ही वो अपने बैग में हाथ डालती है उसे एक लंच बॉक्स मिलता है जिसमें होममेड खाना होता है और वो इतना टेस्टी दिखता है कि उसकी फ्रेंड जेलस हो जाती हैं। और उधर दूसरी बहनों के साथ भी यही होता है, उन्हें भी एक खूबसूरती से बना हुआ होममेड लंच मिलता है और वो सब जानती है कि ये यू ने ही किया है। और उस खाने को देखते हुए निको का दिल भर जाता है और उसे लगता है कि वो अभी उनकी केयर करता है। और उसी दूसरी तरफ यू क्लास में अभी भी सो रहा होता है क्योंकि उसने वो लंच 4 बजे सुबह उठकर तैयार किया था। और घर वापस आने पर यू खुश होता है कि लड़कियों ने सारा लंच फिनिश कर दिया। और फिर वो उसे बिठाकर बात करती हैं और वो कहती हैं कि वो फाइट करेंगी ताकि वो वही रहे, बस शर्त यह है कि वो उनके एवरीडे लाइफ को सपोर्ट करता रहे और ये इंश्योर करे कि वो अपने फील्ड में टॉप पर बनी रहे। और यू एक्सट्रीम जॉय के साथ स्माइल करता है और उसे एहसास होता है कि लड़कियों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। और अगली सुबह यू लड़कियों को उनके दिन का लंच पैक करके देता है और जब वो उन्हें गुड डे विश करता है तो लड़कियां घर से निकलती हैं दिल से वार्म और फजी फील करते हुए अंदर से। और अपनी रिहर्सल में कजुकी एक फीमेल विग ट्राई करती है और नर्वस होती है क्योंकि वो उसका पहला रोल है जहां वो एक लड़की प्ले कर रही है। और उधर निको अपनी ट्रेनिंग में बिजी होती है और तभी उसे अपना पुराना अपर क्लासमेट और मेंटर कॉल करता है और बताता है कि वो उसका टूर्नामेंट देखने आएगा और उसे उम्मीद है कि वो जीतेगी। और कहीं और मीवा एक शोगी ग्रैंड मास्टर के खिलाफ गेम खेल रही होती है जो उम्मीद करता है कि मीवा अगला स्टेप लेगी और शोगी टाइटल अपने नाम करेगी। और तीनों लड़कियां घर लौटती है सिर झुकाए हुए
अपने अपने टैलेंट का प्रेशर महसूस करते हुए और याद करते हुए कि सब लोग उन पर कितना भरोसा करते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है उनका स्वागत यू करता है जो होममेड उडन बना रहा होता है डिनर के लिए। और जैसे ही वो फिसलता है लड़कियां हंस पड़ती हैं और एक पल के लिए अपना सारा प्रेशर भूल जाती हैं। और फिर यू उनको अपना पहला उडन सर्व करता है। लेकिन जैसे ही वो पहला बाइट लेती हैं वो एग्री करती हैं कि खाना इनक्रेडिबली एवरेज टेस्ट कर रहा है। लेकिन अनलाइक जो उनके फादर ने सिखाया था वो एहसास करती हैं और अप्रिशिएट भी करती हैं कि कैसे कुछ एवरेज भी इतना अच्छा लग सकता है। और डिनर के बाद यू बर्तन धो रहा होता है और तभी कज़ुकी आ जाती है मदद करने के लिए और यू उसे डिस्गस्ट वाली नजर से देखता है। लेकिन कज़ुकी कहती है कि वो अपने फेमिनिन साइड पर काम करना चाहती है और यू उससे कहता है कि बर्तन धोने का कोई जेंडर नहीं होता। और फिर यू उससे उसके आने वाले ऑडिशन के बारे में पूछता है और कज़ुकी एडमिट करती है कि भले ही वो चिंतित फील कर रही थी लेकिन उसका सारा चिंता उस पल गायब हो गया जब उसने घर में कदम रखा और यू को देखा। और इसलिए वो विश्वास करती है कि वो ठीक रहेगी। और तभी उसकी नज़र यू की उंगलियों पर पड़े कट्स पर जाती है जिससे वो सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि वो एक ग्रेट कुक है। लेकिन यू उसे बताता है कि वो इतना अच्छा कुक नहीं है, बस उसकी मेहनत ने खाने को अच्छा बना दिया। और अचानक यू के हाथ से एक प्लेट गिर जाता है लेकिन कज़ुकी ने पहले कई प्लेट तोड़ रखी हैं और इसलिए यू उसे बताता है कि उसने सारे प्लेट्स बदलकर हार्ड प्लास्टिक वाले कर दिए हैं। और फिर जब यू प्लेट्स ट्रांसफर कर रहा होता है वो थकावट की वजह से फिर से गिर जाता है और उसके नाक से खून निकल जाता है और कज़ुकी परेशान हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसकी मदद करने जाती है वो भी फिसल जाती है और दोनों गलती से एक इंटीमेट किस कर बैठते हैं और कज़ुकी धीरे से उठती है और यू एक सेकंड के लिए हेवन में पहुंच जाता है और फिर जल्दी से कज़ुकी से माफी मांगता है और ये इंसिस्ट करता है कि ये बस एक्सीडेंट था। लेकिन उसकी सरप्राइज की हदें तब नहीं रहती जब कज़ुकी शांति से रिएक्ट करती है और वो बस कहती है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था और अपने रूम में वापस चली जाती है। और यू कज़ुकी के इस कंपोजर से बहुत इंप्रेस होता है और सोचता है कि उसे उस किस से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है और लोगों को किस करने की आदत है। लेकिन उसे नहीं पता कि असलियत में ऐसा नहीं है। और अगले दिन निको कज़ुकी से टीवी ऑन करने को कहती है लेकिन जैसे ही कज़ुकी टीवी पर एक कपल को किस करता देखती है तो वो जल्दी से टीवी ऑफ कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर कज़ुकी को मीवा मिलती है जो पुडिंग खा रही होती है जो यू ने बनाया था और वो उसे कज़ुकी को ऑफर करती है और कहती है कि ये बिल्कुल टू लव किस जैसा टेस्ट कर रहा है। लेकिन किस वर्ड सुनते ही कज़ुकी नाराज हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है और जोर से ब्लेश करती है और साफ पता चलता है कि वो किसको लेकर परेशान है। तभी अचानक यू अंदर आ जाता है और वो उस पर चिल्ला देती है कि पहले नॉक तो करो। और यू माफी मांगता है और कहता है कि वो उनके किस के बारे में बात करना चाहता है और यू पूरा एक्सपेक्ट करता है कि कज़ुकी नहीं चाहती कि वो एक टैलेंटलेस बम जैसे लड़के को फिर कभी किस करे और वो इस बात से एग्री भी कर देती है। तो यू उससे कहता है कि उन्हें यह मान लेना चाहिए कि वो किस कभी हुआ ही नहीं और उसका कोई मतलब भी नहीं क्योंकि उसे लगता है कि यही कज़ुकी चाहती है। लेकिन जैसे ही यू दरवाजे से बाहर निकलता है कज़ुकी अंदर से आग बबूला हो जाती है और उसे यह मानने से गुस्सा आता है कि उसका किस उसके लिए कुछ भी नहीं था। और बाद में रिहर्सल में कज़ुकी अपनी पहली फीमेल रोल पर फोकस करने की कोशिश करती है और उसे याद आता है कि उसके फादर चाहते हैं कि वो एक लड़की बनकर एक्ट करना सीखे क्योंकि एक ग्रेट एक्टर को वर्सेटाइल होना चाहिए। लेकिन अपने पूरी कोशिशों के बाद भी और लड़की वाला विग पहनने के बाद भी कज़ुकी अब भी एक प्रिंस की तरह ही साउंड करती है। तो वो डिसाइड करती है कि वो अपने को स्टार को पास से ऑब्जर्व करेगी और वो नोटिस करती है कि उसकी फेलो एक्ट्रेस कैसे क्यूट वॉइस और टेढ़ी आईज से एक्ट कर रही है और वो भी वैसा ही फॉलो करने का प्लान बनाती है और कज़ुकी एक प्रिंस की तरह रिस्पॉन्स देती है। लेकिन जैसे ही उसे किस करना होता है तभी उसके दिमाग में यू का किस फ्लैश कर जाता है और वो तुरंत पीछे हट जाती है और उसका कोच रिहर्सल वही रोक देता है और कज़ुकी से कहता है कि उसे अपनी पर्सनल लाइफ कंट्रोल करनी होगी वरना वो उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगी। और ये सुनकर कज़ुकी के दिमाग में एक आइडिया आता है और घर वापस आकर कज़ुकी यू के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए स्टेमिना इंड्यूसिंग खाना बनाए ताकि उसकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके। और यू खुशी खुशी मान जाता है और उसे लगता है कि सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया है। लेकिन अचानक कज़ुकी थोड़ी किंकी हो जाती है और यू से डिमांड करती है कि वो संडे को उसके साथ एक डेट पर चले जिससे वो सरप्राइज हो जाता है। और यू सोचने लगता है कि क्या ये किसकी वजह से प्लॉट डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि बाकी दो लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं और वो ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि उनकी सबसे बड़ी बहन उस टैलेंटलेस लड़के यू के साथ डेट चाहती है और उन्हें बेचारे गिजी की चिंता होती है। लेकिन वो फैसला करते हैं कि वो अपने अपने रूम में ही छुपे रहेंगे। और फिर जब बाकी दोनों नहीं सुन रहे होते तो यू कज़ुकी से पूछता है कि आखिर क्या हुआ था और कज़ुकी बताती है कि वो अपने आने वाले ऑडिशन के लिए स्ट्रगल कर रही थी जिसमें उसे हीरोइन का रोल निभाना है और इसलिए वो रियल में हीरोइन बनने का एक्सपीरियंस लेना चाहती है ताकि उसका परफॉर्मेंस ऑथेंटिक लगे। और यू उसकी इस इंटेंशन को सपोर्ट करता है यहाँ तक कि उसके डिटर्मिनेशन से इम्प्रेस भी हो जाता है और कज़ुकी उसे चेतावनी देती है कि ये बात बाकी लोगों से छुपा कर रखे और वो उसे ये भी चेतावनी देती है कि गलत आइडिया मत पालना। लेकिन यू मानता है कि अगर उसे कज़ुकी से बेस्ट परफॉर्मेंस लेनी है तो उसे एक रियल डेट का एक्सपीरियंस देना होगा। तो यू उसे रिजर्व करता है
और कहता है कि उसने उसके साथ डेट के लिए कुछ स्पेशल तैयार किया है। जो सुनकर कज़ुकी ब्लश कर जाती है और अगली सुबह क्यूरियोसिटी में निको यू से पूछती है कि क्या वो संडे को कहीं जा रहा है। और जब यू कहता है कि वो कुछ स्पेशल नहीं करने वाला तो निको शॉक में आकर अनॉयड हो जाती है कि यू ने उससे झूठ बोला और वो इमेजिन करती है कि वो कज़ुकी के साथ पीछे कुछ क्लैपिंग कर रहा है। और उधर मीबा को याद आता है कि उसने सुना था कि यू उस डेट को स्पेशल बनाने की प्लानिंग कर रहा था और वो भी अपने दिमाग में कुछ फीकी चीजें इमेजिन करने लगती है जिससे डिनर का पूरा मूड स्पॉइल हो जाता है, जिसे यू नोटिस कर लेता है। और जब कज़ुकी टेलीपैथिकली यू से डेट के बारे में बात करती है तो ये बात दोनों बहनों को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है, जिससे यू को चिंता होती है कि कहीं ये उनका वो मंथली टाइम टू ब्लीड तो नहीं है। और संडे को यू खुशी खुशी कज़ुकी का इंतजार कर रहा होता है बिना ये जाने कि निको और मीबा उसे देख रही है और उन्होंने डिस्गाइज पहना होता है जो उन्होंने एक दूसरे के लिए चुना है, लेकिन जहाँ उनका मकसद अजीब लगने का होता है लेकिन वो दोनों उल्टा क्यूट लग रही होती हैं। और फिर जब कज़ुकी आती है तो हर कोई उसके फेमिनिन फॉर्म को देखकर उसे देखने लगता है और जहाँ यू उसकी खूबसूरती देखकर हैरानी में होता है और वही बहनें गुस्से में होती है कि वो यू को रिस्क कर रही है और कज़ुकी उससे कहती है कि डेट शुरू करे और वो ऐसा करती है एक मूवी हीरोइन की तरह एक्ट करके, जिससे यू काफी खुश होता है और खुद को और ज्यादा मर्द महसूस करता है। और वो दोनों एक्वेरियम जाते हैं और बाकी दोनों उनका पीछा करते हैं और दोनों अभी भी हैरानी में होते हैं कि कज़ुकी ने क्या पहना है। लेकिन एंट्रेंस पर आदत से मजबूर कज़ुकी यू को सीढ़ियों से नीचे ले जाती है और यू उसे याद दिलाता है कि उसे प्रिंसेस की तरह एक्ट करना है, प्रिंस की तरह नहीं। तो वो अपनी जगह बदल लेते हैं और जब शो शुरू होता है कज़ुकी बहुत हार्ड ट्राई करती है क्यूट दिखने के लिए, लेकिन यू उसे समझाता है कि अगर वो खुद को एंजॉय करे तो उसमें से एक जेन्युइन रिएक्शन आएगा। और तभी अचानक डॉल्फिन उन पर पानी छिड़क देते हैं, लेकिन फिर से अपनी आदत से कज़ुकी यू को भीगने से बचा लेती है जैसे कि रिलेशनशिप में वही पैकिंग कर रही हो। और आसपास के लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं जिसमें वो दोनों बहनें भी शामिल है जो अब और भी ज्यादा नाराज है ये देखकर कि कज़ुकी यू पर इतनी हावी है। और यू की डोमिनेशन पे टॉप पर आते ही जैसे जैसे डेट आगे बढ़ती है वो दोनों इस बात से स्ट्रगल करते हैं कि कज़ुकी को रिलेशनशिप की हीरोइन कैसे बनाया जाए। और निको और मीबा को राहत मिलती है ये सोचकर कि डेट बहुत खराब जा रही है। और थोड़ी देर बाद यू वॉशरूम चला जाता है और कज़ुकी अकेले रह जाती है और वो अपने परफॉर्मेंस को लेकर चिंता में होती है और चिंतित हो जाती है कि कहीं उसने यू को डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं कर दिया, जो इस डेट के लिए बहुत एक्साइटेड था। और तभी अचानक एक सिंप वहाँ आ जाता है उसकी चिकनी बॉडी को घूरते हुए और वो उसे अपनी काउच एजेंसी में ज्वाइन करने का ऑफर देता है और एक सीन का वादा करता है जिसमें जॉनी सिंस और मिया खलीफा होंगे। और कज़ुकी उसे मना करने की कोशिश करती है लेकिन वो चोमू आदमी जिद करता रहता है और उसी समय यू वापस आता है पहले से कई ज्यादा चैट बनकर और उस चोमू को डांट देता है कि वो उनके डेट से दूर हो जाए। लेकिन वो चोमू आदमी अब भी इंसिस्ट करता है कि कज़ुकी एक परफॉर्मर बनकर अच्छी कमाई कर सकती है। और तभी यू को उसकी बकवास से पूरी तरह गुस्सा आ जाता है और वो जोर से पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि तू उसे नहीं पा सकता क्योंकि मैं उसे शादी करने वाला हूँ और उसके साथ ब्यूटीफुल बेबीज पैदा करने वाला हूँ। और ये सुनकर वो चोमू इंसान हार मान लेता है। लेकिन यू की इस बात के बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि वो कितना रोमांटिक है और जबकि यू चाहता है कि कज़ुकी वो बात भूल जाए, लेकिन कज़ुकी के अंदर की लव क्रेविंग वुमेन उसे कभी नहीं भूल सकती और वो दिल से मान लेती है कि यू ने उसे पूरी तरह से जीत लिया है। और फिर यू तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहीं ले जाने लगता है, लेकिन तभी नोटिस करता है कि उसका हाथ कितना गर्म है और कज़ुकी खुशी से उसका साथ देती है, जबकि पीछे खड़ी बहनें कंफ्यूज होती हैं कि उन्होंने अभी अभी कौन सा गॉडली रिच देख लिया। और वो दोनों सिनेमा हॉल की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में कोई भी एक दूसरे का हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। और तभी कुछ अजनबी बात करते हैं कि यू कज़ुकी का छोटा भाई लग रहा है और ये साबित करने के लिए कि ये एक प्रॉपर डेट है यू उसका हाथ और भी कसकर पकड़ लेता है जिससे कज़ुकी हल्की सी स्क्वील कर देती है। लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि इससे वो और ज्यादा गली लग रही है, इसीलिए वो उसका हाथ और ज्यादा कसकर पकड़ लेती है, जिस पर यू भी रिस्पॉन्स करता है और ज्यादा स्क्वीज करके। और इस पूरे दौरान दोनों बहनें शौक में उनको देख रही होती है। और फिर वो लोग सिनेमा हॉल पहुंचते हैं और यू कज़ुकी को एक रोमांस मूवी देखने का प्लान बताता है, लेकिन कज़ुकी उस मूवी की मेन एक्ट्रेस को पहचान जाती है, उसकी सीनियर, जो एक टाइम पर उसी की तरह एक ग्रेट एक्टर बनने का सपना देखा करती थी। लेकिन जब वो मूवी देखते हैं तो कज़ुकी नोटिस करती है कि उसकी सीनियर की एक्टिंग बहुत हद तक उसकी पुरानी सेल्फ जैसी है, जो हमेशा मेल विलेंस का रोल करती थी और वो उसे मूवी की मेन हीरोइन के रूप में इमेजिन नहीं कर पाती। और मूवी खत्म होने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो कज़ुकी कुछ लोगों की बातों को सुनती है जो उसके सीनियर के परफॉर्मेंस के बारे में बुरा बोल रहे होते हैं और लोग कहते हैं कि वो क्यूट नहीं है। और ये बात कज़ुकी को अंदर से परेशान कर देती है और उसे अपने फादर की वो बातें याद आ जाती हैं, कभी असफल मत होना। और उधर यू को एहसास होता है कि उसने गलती कर दी उस मूवी को चुनकर, क्योंकि इससे कज़ुकी अपनी एक्टिंग को लेकर और ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाती है। और फिर वो लोग सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं और यू अपना आखिरी सरप्राइज रिवील करता है, एक फेरिस व्हील राइड। और फेरिस व्हील देखकर कज़ुकी और पीछा कर रही दोनों बहनों को लगता है कि ये तो बहुत ही एक क्लीशे तरीका है डेट खत्म करने का। लेकिन तभी कुछ और विजिटर्स बात करने लगते हैं कि इस फेरिस व्हील पर एक कर्ज से
अगर कोई लड़का अपनी डेट को वहाँ प्रपोज करे तो वो कपल बनना तय है। और ये सुनते ही तीनों बहनों के होश उड़ जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि वो जो एक परफेक्ट डेट चाहता है वो अब क्या करने वाला है। और काजुकी कोई बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन यू उसे खींचकर अपने साथ फेरिस व्हील पर चला ले जाता है। और ऊपर जाकर काजुकी अपने ब्लश को रोक नहीं पाती और वो सोचने लगती है कि वो उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है ताकि वो एक सक्सेसफुल हीरोइन बन सके। और उसे याद आता है कि उसने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल से की थी अपनी लंबी हाइट की वजह से, और फिर वो एक स्टेज एक्टर बन गई जो मेल कैरेक्टर्स निभाती थी और इससे उसे काफ़ी अटेंशन मिला। लेकिन धीरे धीरे उसे ये सक्सेस जरूरी लगने लगी, एक ऐसी चीज़ जिसे हर हाल में हासिल करना है। और फेलियर वो तो उसकी ज़िंदगी में अलाउ ही नहीं था। और अपने फादर की वो सख्त बातें उसके दिमाग में गूंज लगती है, फेल करना ऑप्शन नहीं है। और उसे डर लगने लगता है कि एक फीमेल कैरेक्टर को निभाना कहीं ऐसा प्रेशर ना बन जाए जहाँ वो फेल कर ही ना सके, और चाहे और उसके खिलाफ क्यों ना हो। और वो सोचने लगती है कि आज के बाद शायद वो हीरोइन का रोल नहीं निभा पाएगी और शायद फेलियर से बचने के लिए उसे खुद ही पीछे हट जाना चाहिए इससे पहले कि वो फेल करे। और इन सब सोचों के बीच अचानक उसकी नज़र यू पर जाती है जो बुरी तरह से ट्वीक और काँप रहा होता है। और उसे समझ आ जाता है कि यू को हाइट से डर लग रहा है और यू उससे कहता है कि उसे हाइट से नहीं बल्कि सी थ्रू फ्लोर से डर लग रहा है। और फिर काजुकी उसे डांटती है कि उसने शुरुआत में ही ये राइड क्यों चुनी, लेकिन यू कहता है कि उसे ये डेट परफेक्ट बनानी ही है। और ये बात काजुकी को याद दिलाती है उस पोटेंशियल कन्फेशन की जो वो करने वाला है। और यू खड़ा हो जाता है जिससे काजुकी डर जाती है, और जब वो अपना कन्फेशन करने ही वाला होता है वो उसमें फेल कर जाता है और खुद को बेवकूफ़ बना देता है। और काजुकी उसे बैठने को कहती है, लेकिन उसका ये फेलियर देखकर उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता है क्योंकि वो देखती है कि यू कितनी बार फेल होता है पर फिर भी हर बार कोशिश करता है। और ये बात उसे थोड़ा जेलस कर देती है क्योंकि वो भी वैसे ही फ्रीडम महसूस करना चाहती है। और यू उससे कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी एक फेलियर रहा है। और फिर वो कहता है कि फेल होने में भी एक वैल्यू होती है। और फिर वो उसके बगल में बैठ जाता है और उसे सरप्राइज करते हुए उसके साथ ली गई कुछ फोटोज दिखाता है उनकी आज की डेट की। और ये सब फोटो उस समय की है जब काजुकी हीरोइन बनने में फेल हो गई थी। लेकिन दोनों एक बात नोटिस करते हैं, हर फोटो में वो ब्यूटीफुल और ऑथेंटिक लग रही है। और यू उसे बताता है कि भले ही फेल होना दर्दनाक होता है लेकिन इसी से वो उन लोगों को ढूंढ पाएगी जो उसकी कमजोरियों के बावजूद भी उससे प्यार करेंगे। और ये बात काजुकी के दिल को छू जाती है और वो खुले तौर पर उसकी बात से सहमत नहीं होती, लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं वो मान जाती है कि वो सही कह रहा है। और जब राइड खत्म होती है पीछे छुपी निको और मीबा कंफ्यूजन में होते हैं, ये देखकर कि काजुकी जो सिनेमा के बाद परेशान थी अब कितनी खुश और जॉयफुल लग रही है। और वो फिर सोच लगती है कि फेरिस व्हील पर आखिर ऐसा क्या हुआ। और फिर कपल नदी के किनारे साथ साथ चलता है और काजुकी एक्सप्रेस करती है कि कैसी इस डेट और यू की वजह से उसने आखिरकार वो अब अपनी वंडर को एक्सेप्ट करती है, ये मानते हुए कि जिंदगी में ऐसे लोग जरूर होंगे जो उसके फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करेंगे और उसे चाहिए कि वो खुद को जितना हो सके उतना ऑथेंटिकली पेश करे। लेकिन यू उससे कहता है कि अगर वो कभी कहीं फंस जाए तो आज की इस डेट को याद करना। और काजुकी इस बात से थोड़ा शर्मा जाती है। और दूसरी तरफ दोनों बहनें जो उनका पीछा कर रही थी वो दोनों अब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये देखकर कि दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ रहे हैं। और निको को चिंता होती है कि कहीं एक क्लोजनेस घर तक ना पहुंच जाए। और काजुकी यू को गहराई से देखती है और अपने दिल में सोचती है कि वो कितना अमेजिंग है जिसने एक फेलियर होते हुए भी उसकी पूरी सोच बदल दी। और अचानक काजुकी उसे पास खींचती है जैसे उसे किस करने वाली हो, जिससे यू और पीछे छुपी बहनें पैनिक हो जाती हैं कि अब क्या होने वाला है। लेकिन वो उसके पास झुककर उसके कान में सॉफ्टली और इंटीमेटली फुसफुसाती है कि वो किस जो हमने किया था वो मेरा फर्स्ट किस था और मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुम्हारे होठ वो पहले थे जिन्हें मैंने टेस्ट किया। और ये सुनकर यू पूरी तरह से शर्मा जाता है और पीछे दो बहनें पूरी तरह कंफ्यूज होती है कि अभी अभी क्या हुआ। और काजुकी फिर अपना विग उतारती है और अपने पुराने लुक में वापस आ जाती है और डिक्लेयर करती है कि डेट यही खत्म होती है और मुझे अब फिर से रिहर्सल करनी है। और वो यू को वहाँ अकेला छोड़कर चली जाती है। लेकिन निको और मीबा जानती हैं कि उन्होंने जो देखा उससे साफ है कि काजुकी पूरी तरह से बदल चुकी है और इसका सारा क्रेडिट जाता है यू को। और बाद में घर पहुंचकर यू देर से आने के लिए माफी मांगता है और जल्दी से सबके लिए डिनर बनाने वाला होता है। लेकिन वो दोनों लड़कियां जो उसका पीछा कर रही थी उसे काफी वार्मली वेलकम करती है, जिससे यू हैरान रह जाता है और उनसे फिर से वो वर्ड सुनने की रिक्वेस्ट करता है, ये जाने बिना कि उन्होंने उसकी पूरी डेट को स्टॉक किया था। और दिल में वो भी यही चाहती हैं कि कभी वो उनके लिए भी ऐसा कुछ करे। और कुछ दिनों बाद यू और बाकी लड़कियां स्कूल जा रही होती हैं, लेकिन जहां काजुकी और मीबा जैसे जीनियसेस आराम से चल रहे हैं वही यू और निको जैसे बेवकूफ़ एग्जाम से पहले अपनी आखिरी स्टडी सेशन में लगे हुए हैं। और काजुकी उनको बेवकूफ़ कहकर चिढ़ाती है, लेकिन जब वो देखती है कि वो पास आकर निको के साथ नोट एक्सचेंज कर रहा है तो वो और मीबा दोनों जेलस हो जाते हैं, सोचते हुए कि काश वो भी बेवकूफ़ होते। और अचानक एक लड़का यू से टकराता है और एक औरत चिल्लाती है कि वो चोर है और अपने अंदर के मेन कैरेक्टर को जगाते हुए यू उसका पीछा करता है, लेकिन उल्टा डरपोक जैसा लगने लगता है। और तभी निको कूदकर अटैक करती है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि चोर भी एक मार्शल आर्टिस्ट है जो उसके लिए एक चैलेंज बन जाता है।
और यू को चिंता होती है कि उसे चोट लग सकती है, लेकिन कजुकी उसे भरोसा दिलाती है कि निको तो फीमेल ब्रूस ली है और सच में वो चोट को गिरा देती है और उस औरत का बैग वापस ला देती है और आसपास के लोग निको की ऑसमनेस पर चीयर करते हैं। लेकिन जब वो देखती है कि उस औरत का ख्याल कुछ लोग रख रहे हैं तो उसे हल्की जेलसी होती है और वो अपनी चोट छुपा लेती है, लेकिन यू उसे नोटिस कर लेता है और निको इलाज करने से मना करने के बावजूद यू उसे अपना केयरिंग नेचर दिखाते हुए ट्रीट करता है, जिससे वो थोड़ा ब्लश कर जाती है और अचानक वो चोट फिर से उठकर भागने लगता है। लेकिन इस बार वो दूसरे स्कूल के कुछ लड़कों के सामने आ जाता है और उनका हैंडसम लीडर तत्सुमी उसे एक ही पल में नॉकआउट कर देता है और आसपास के सभी लोग उसे नेशनल चैंपियन के रूप में पहचान लेते हैं और वो एक मार्शल आर्ट प्रोटेजी है। लेकिन बहनें उसे अपने पुराने दोस्त के रूप में पहचान लेती हैं और जब निको की नजर उस हैंडसम गाय से मिलती है तो वो उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाती है, जो यू को हैरान कर देता है और तत्सुमी निको से कहता है कि वो उसे लेने आया है। और बाद में तत्सुमी और उसकी टीम एक हफ्ते के लिए निको के डोजो में उनके साथ ट्रेन करने आते हैं, लेकिन निको की टीम ये सोचकर कंफ्यूज हो जाती है कि वो वहाँ पर क्यों है। और जब उन्होंने देखा कि तत्सुमी ने निको को ट्राई किया तो उसने ये तय कर लिया कि वो वहाँ मौजूद रहेगा और वाइस कैप्टन यू को बताता है कि निको और तत्सुमी का रिश्ता उनके पहले डोजो से है, लेकिन उसे लगता है कि तत्सुमी उनके लिए बैड न्यूज है क्योंकि उनके बदसूरत चेहरे के उल्टा तत्सुमी के हैंडसम लुक के चारों ओर लड़कियां रहती हैं, जिससे वो जेलस हो जाते हैं। और तभी निको पुराने दिनों की तरह तत्सुमी को फाइट के लिए चैलेंज देती है और जबकि तत्सुमी किसी लड़की को चोट नहीं पहुंचाना चाहता और निको जिद करती है क्योंकि वो उसे अपनी ताकत दिखाना चाहती है और यू और निको की टीम उसे चीयर करती है, लेकिन तत्सुमी आसानी से निको को हरा देता है और सभी उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। और निको रीमैच मांगने ही वाली होती है कि तभी यू उसे रोक देता है और वो तत्सुमी को डांटता है कि उसने आसानी से निको पर हाथ क्यों नहीं रखा, और जबकि तत्सुमी मानता है कि उसने सही कहा और वो यू को देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि ये है कौन। और शांत होने के बाद निको यू से कहती है कि वो तत्सुमी के साथ अच्छे से पेश आए क्योंकि वो निको का हीरो है। और वो यू को बताती है कि जब उसने अपने पहले मार्शल आर्ट डोजो को ज्वाइन किया था तो उसने प्राइम जॉन विक की तरह अलग अलग लड़कों को हरा दिया था, लेकिन इसकी वजह से वो सब जेलस हो गए और उसे घेर लिया और तभी तत्सुमी ने उन सबको हरा दिया उसे बचाने के लिए। और तभी निको को उससे लगाव हो गया और उसी पल तत्सुमी आगे आता है और निको की स्किल्स की तारीफ करता है। लेकिन यू की हैरानी की बात यह है कि वो निको को अपने साथ ले जाना चाहता है और वो बताता है और चाहता है कि निको उसकी क्रू में शामिल हो। और जब निको की क्रू उसे याद दिलाती है कि उसका स्कूल तो ऑल बॉय स्कूल है तो वो बताता है कि उसका स्कूल अब कोएड हो गया है। और वो ये भी जोड़ता है कि वो पहले ही निको के फादर से बात कर चुका है और अगर वो सच में स्ट्रांग बनना चाहती है तो उसे अपनी पुरानी कमजोर क्रू को छोड़कर उसके साथ जुड़ना होगा। और निको की टीम उसकी इस बात से ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन तत्सुमी साफ कह देता है कि उनमें से कोई उसके लेवल पर नहीं है, जिसकी वजह से निको का ग्रो करना मुश्किल हो रहा है। और ये सुनकर वो सभी चुप हो जाते हैं और निको अपनी क्रू का बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद मान लेती है कि निको हमेशा उनको कैरी करती रही है और भारी मन से मान लेते हैं कि वो कमजोर बम है और निको को तत्सुमी के क्रू में शामिल हो जाना चाहिए। और स्कूल खत्म होने के बाद निको यू के साथ घर लौटती है और वहीं पर यू जानना चाहता है कि निको को तत्सुमी के स्कूल में भर्ती होने के बारे में कैसा लग रहा है। और निको यू को बताती है कि तत्सुमी का स्कूल उसके जैसे मार्शल आर्टिस्ट के लिए परफेक्ट है क्योंकि वहाँ शेफ है जो उनका डाइट कंट्रोल करेंगे और एथलीट्स के लिए परफेक्ट रूम है। और यू ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन अपने दिल के अंदर निको मानती है कि पहले वाली उसकी तरह अब वो अपनी बहनों और यू को छोड़ने के बारे में कंफ्यूज महसूस कर रही है। और उसी पल निको को हल्की सी फ्रिजिलिटी महसूस होती है और वो ईमानदारी से बात करने की इच्छा जताती है यू से और वो उसे बताती है कि वो चाहती है कि वो दोनों साथ रहें। लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाए उसकी क्रू अचानक वहाँ आ जाती है और सब निको से कहते हैं कि वो भी उसके साथ रहना चाहते हैं और फिर भाग जाते हैं। और यू निको से कहता है कि उसकी क्रू भी चाहती है कि वो रुके, लेकिन जहाँ निको ये सुनकर खुश होती है वहीं पर वो उदास भी होती है कि यू को उसके कन्फेशन का जवाब देने का मौका नहीं मिला। और अब डिनर के समय निको खाना खा रही होती है और जब कजुकी अचानक उसे अपना महंगा शैम्पू इस्तेमाल करने की परमिशन देती है जो वो कभी नहीं देती, और मीबा अचानक अपना थोड़ा सा खाना देती है जो उसने पहले कभी नहीं किया। और ये देखकर निको कंफ्यूज हो जाती है कि वो दोनों अचानक इतने अच्छे क्यों हो गए। और तब यू उसे बताता है कि जब से पूरे स्कूल को पता चला है कि उसे तत्सुमी ने रिक्रूट किया है और कजुकी और मीबा इसलिए अच्छा बिहेव कर रहे हैं ताकि वो उनको छोड़कर ना जाए। और निको को अच्छा लगता है कि उसकी बहनें भी चाहती है कि वो साथ रहे, लेकिन जब वो यू के बारे में सोचती है तो उसे एहसास होता है कि वो नहीं जानती कि यू उसके जाने के बारे में क्या सोचता है। और अगले दिन डोजो में ट्रेनिंग के बीच में निको तत्सुमी के पास जाती है और साफ कह देती है कि वो उसके स्कूल में शामिल नहीं होगी और उसकी क्रू इस खबर से खुश हो जाती है। लेकिन तत्सुमी गुस्से में आ जाता है और मांग करता है कि निको इन कमजोर लोगों को छोड़ दे और उसके साथ ग्रेटनेस हासिल करे। लेकिन निको का मानना है कि वो ग्रेटनेस किसी और रास्ते से ही पा सकती है और तत्सुमी और भड़क जाता है ये पूछते हुए कि आखिर क्या बदल गया जिससे निको इतनी सॉफ्ट लूजर बन गई। और उसके मन में उसकी बहनें और यू के बारे में ख्याल आता है जिससे वो ब्लश कर जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे सके तत्सुमी उसे चिढ़ाता है कि वो अपने टैलेंट को प्रायोरिटी नहीं दे रही और बस एक नॉर्मल बोरिंग लड़की बनने का चुनाव कर रही है। और ये बात निको को चोट पहुंचाती है। और तभी एक लॉकर से यू निकल आता है
ये कहते हुए कि वो अपनी लड़की को ऐसे इंटिमिडेटेड नहीं होने देगा। और वो तत्सुमी के पास जाकर कहता है कि वो साबित कर सकता है कि निको किसी ऐसे के साथ है जो उससे बेहतर है और यही उसके रुकने की वजह होगी। और अपने बड़े से एनर्जी के साथ यू तत्सुमी को एक डुएल के लिए चैलेंज करता है और जीतने वाला खुद को सबसे स्ट्रॉन्ग साबित करेगा और निको को अपने स्कूल में रख सकेगा। और यू ये भी साफ कह देता है कि वो निको के साथ रहना चाहता है और जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और ये सुनकर निको ब्लश कर जाती है और बाकी लोग तो इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन जल्दी ही समझ जाते हैं कि एक बड़े और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तत्सुमी के खिलाफ यू की हालत खराब होने वाली है। हालांकि वाइस कैप्टन सबको याद दिलाता है कि यू महान सुबारू का बेटा है। और ये सुनकर तत्सुमी थोड़ी धमकी महसूस करता है, लेकिन फिर भी उसे यकीन है कि वही जीतेगा। और यू पीछे हटने से इनकार करता है और निको से कहता है कि वही उसके साथ रहेगा, जिससे उसका दिल पिघल जाता है। और घर वापस आकर यू निको के साथ ट्रेनिंग करता है, जो यू से बहुत उम्मीदें रखती है क्योंकि उसका फ्यूचर उसी के कंधों पर है। और वो उसे पहले स्टेपिंग सीखने का ऑर्डर देती है, लेकिन बॉक्सिंग स्टेप्स के बजाय वो डांस करने लगता है और फिर भी वो उसे इग्नोर कर देती है। और निको फिर समझाती है कि तत्सुमी का सबसे बड़ा हथियार उसके किक्स हैं और इसीलिए यू को उसके करीब जाना होगा। लेकिन अचानक वो उसकी तरफ बढ़ जाता है और शॉक में वो उसको पंच मार देती है। और फिर वो थोड़ा ब्रेक लेते हैं और जख्मी होने के बावजूद यू निको को भरोसा दिलाता है और कहता है कि भले ही वो तत्सुमी से लीग नीचे है, लेकिन वो बिना लड़े हार मारने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि निको उसके साथ रहे। और ये सुनकर निको ब्लश कर जाती है, लेकिन यू माहौल खराब कर देता है जब वो उसकी बहनों को भी इसमें घुसा देता है। और फिर वो जोड़ता है कि उसे हर सुबह उन्हें दरवाजे तक छोड़ना अच्छा लगने लगा है और अब वो चाहता है कि निको से सब कुछ बताए। और वो थोड़ा फोर्सफुल होकर उसे दीवार से लगाकर कहता है कि वो अपनी फीलिंग जाहिर करे और उनको दबाकर ना रखे। और निको भी उसे कहती है कि उसे भी उसके द्वारा बाहर तक छोड़ने जाना अच्छा लगने लगा है, जिससे यू खुश हो जाता है। और वो ये भी कहती है कि वो अपनी बहनों के लिए भी रुकना चाहती है। और उसी पल वो दोनों अचानक वहाँ आ जाते हैं और चोरी छुपे सुनने से पकड़ी जाती हैं। और वो दोनों यू से कहते हैं कि वो उनकी ट्रेनिंग में मदद करेंगे ताकि वो जरूर जीत सके। और उधर तत्सुमी चैलेंज लेटर खोलता है और अंदर यू ने लिखा होता है कि तत्सुमी को अपनी डोमिनेंस लिम्ब इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी, और क्योंकि वो चैलेंज पहले ही एक्सेप्ट कर चुका है और इसीलिए उसे इस नियम का पालन करना पड़ेगा। और ट्रेनिंग के बाद यू और निको शॉक में आ जाते हैं जब वो कजुकी और मीवा को एप्रिन्स पहने हुए देखते हैं और दोनों ये ऐलान करते हैं कि वो यू की जितनी मदद कर सकते हैं उतनी करेंगे। और यू को बहुत अच्छा लगता है कि ये दोनों उसके लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन निको और वो देखते हैं कि उनकी पूरी कोशिश के बावजूद उन्होंने कुछ ऐसा पका दिया है जो इतना बुरा है कि एनिमेटर्स ने उसे एनिमेट करने से ही मना कर दिया। और ये जानकर उनका दिल टूट जाता है कि वो किसी चीज में इतने बुरे हैं और उदास हो जाते हैं। लेकिन यू सुझाव देता है कि वो उनको कुकिंग सिखाएगा और वो दोनों थोड़ा नखरेबाजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यू निको को खींचकर मनवा देता है कि वो उनका खाना टेस्ट करना चाहते हैं। और ये सुनकर दोनों ही मान जाते हैं। और सबसे पहले यू उनको सिखाता है कि सब्जियों को कैसे सही तरीके से बॉईल करना है ताकि वो क्रिस्पी ना बने। और यू कजुकी की तारीफ करता है कि वो रेसिपीज जल्दी याद कर लेती है, जिससे वो शर्मा जाती है। और फिर वो मीवा को सिखाने लगता है कि सब्जियों को कैसे छीलना है बिना अपनी उंगलियों को छिले। और गलती से मीवा उसे यस सर कह देती है, जिससे वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है। और पूरे प्रोसेस के दौरान यू उनकी तारीफ करता है कि वो प्रोटेजिज हैं जो भले ही किसी चीज में बुरे हो लेकिन सीखने की कोशिश हमेशा करते हैं। और आखिर में वो एक परफेक्ट थाई डिश बना लेते हैं, जिसे देखते ही निको समझ जाती है कि ये उसकी फेवरेट डिश है, पहले वाली सेंसर काली गंदगी जैसी नहीं। और उसे एहसास होता है कि उन्होंने ये खास उसी के लिए बनाया है। और जब वो पहला बाइट लेती है तो दिल से उनकी कुकिंग की तारीफ करती है, जिससे दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन जब यू खाने की कोशिश करता है तो उसका हाथ सही से हिल नहीं पाता और उसे एहसास होता है कि उसने इतनी ट्रेनिंग कर ली है कि उसका हाथ स्ट्रेन हो गया है। और ये देखकर मीवा उसे खिलाती है, जिससे बाकी सब चौंक जाते हैं, लेकिन वो परवाह नहीं करती और कहती है कि उसे खाना चाहिए। और यू जब उसके हाथ से खाता है तो टेस्ट की तारीफ करता है, जिससे मीवा खुशियों से चमक उठती है। और कजुकी हार मानने से इनकार करती है और वही करती है, जिससे निको हैरान हो जाती है। और जब यू उसकी भी तारीफ करता है तो दोनों कजुकी और मीवा समझती हैं कि दूसरों को सर्व करने में भी खुशी मिलती है। और इस दौरान निको बस गुस्से में देखती रह जाती है और अगले दिन वो उसे ट्रेनिंग के दौरान भी सर्व करती रहती हैं, जिससे निको चिढ़ जाती है और वो यू से कहती है कि ट्रेनिंग सेशन खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जब वो कहता है कि वो जारी रखना चाहता है तो ये बात उसे और भड़काती है। और अगले दिन स्कूल में तत्सुमी गहरी सोच में पड़ जाता है कि निको कैसे एक ऑब्सेस फाइटर से जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी और वो अब ऐसे फाइटर में बदल गई जो उसके साथ आना ही नहीं चाहती। और तभी अचानक निको सामने आ जाती है और उसे देखकर तत्सुमी उसे कमजोर कह देता है, क्योंकि वो अपने इंडिसाइसिवनेस को छुपाने के लिए दूसरों की ताकत के पीछे छुप रही है। और फिर वो आगे बढ़ जाता है और कहता है कि जब वो यू को रैगडॉल बना देगा तो उसे उसके स्कूल में ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और घर लौटकर ट्रेनिंग के दौरान निको नोटिस करती है और यू की तारीफ करती है कि अब वो पहले से ज्यादा जोर से पंच कर सकता है। लेकिन तभी उसे तत्सुमी की बातें याद आ जाती हैं और अचानक वो यू से माफी मांगती है कि उसने उसे इस गड़बड़ी में खींच लिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो खुद इंडिसाइसिव थी। और उसे याद आता है कि उसके फादर और तत्सुमी यही चाहते थे कि वो स्ट्रॉन्ग बने और कुछ नहीं।
और इसी दबाव के बीच किसी ने नहीं जाना कि निको हमेशा से प्रीटी और फेमिनिन भी बनना चाहती थी और इसी वजह से वो असमंजस में रही और ये तय नहीं कर पा रही थी कि कौन सा रास्ता चुने। और उसने खुद से कह दिया कि असली निको क्यूट नहीं है, लेकिन यू उसे भरोसा दिलाता है कि असली तत्सुमी को चैलेंज करने वाला वो खुद था और ये भी कि निको कई बार फेमिनिन रही है जितना कि वो खुद सोचती है, जिससे वो हैरान रह जाती है। और यू बताता है कि शुरुआत में उसने उसे एक मॉन्स्टर की तरह देखा था, लेकिन बाद में उसे ये देखकर हैरानी हुई कि वो अपनी खूबसूरती को लेकर भी केयर करती है और यहाँ तक कि उसने उसे फूलों को एडमायर करते हुए भी देखा। और ये सुनकर निको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, लेकिन यू कहता है कि वो खुश है कि वो उसका ये नया रूप देख पाया। और निको माफी मांगती है कि उसे उसका अजीब साइड देखना पड़ रहा है, लेकिन यू मानता है कि उसमें कुछ भी अजीब नहीं है और वो उसे रिजर्व करता है और कहता है कि असली निको वही है जो स्ट्रॉन्ग भी है और खूबसूरत भी। और ये सुनकर वो शर्माकर उसे पंच मार देती है और कल होकर बैठ जाती है और कहती है कि सिर्फ वही है जो उसे ऐसी बातें कहता है। और फिर वो मानती है कि क्योंकि वो इंडिसाइसिव है और उसे यू की मदद चाहिए। और यू के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो दोनों मिलकर तत्सुमी से लड़ेंगे और निको सोचती है कि ये 2 वर्सेस 1 होगा, लेकिन यू के पास पहले से ही एक प्लान है। और लड़ाई वाले दिन काजुकी और मीवा अपने इवेंट्स पर ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि उनकी नज़र बस यू और तत्सुमी की लड़ाई पर टिकी होती है। और डोजो में सब शॉक हो जाते हैं ये देखकर कि यू तत्सुमी को चैलेंज कर रहा है कि उसे 2 बार फाइट करना होगा, पहले उससे और फिर निको से। और वो रीजन देता है कि अगर तत्सुमी सच में चाहता है कि निको उसकी स्कूल ज्वाइन करके स्ट्रांग बने तो इसका मतलब है कि अगर यू और निको में से उसे कोई भी हरा दे तो निको को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। और ये सुनकर सब लोग और यहाँ तक कि निको भी यू को विलन समझकर देखते हैं, लेकिन यू निको से कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं है जब तक वो उसकी रक्षा कर सकता है। और ये सुनकर निको ब्लश कर जाती है और यू फिर कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा तत्सुमी को थकाने और उसे चोट पहुंचाने की ताकि निको को एडवांटेज मिल सके और वो जीत सके। लेकिन उसी पल उसके कॉन्फिडेंट के बीच निको नोटिस करती है कि यू अंदर से डर के मारे कांप रहा है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और शर्माते हुए उसे चमाट मारकर हौसला देती है और इससे यू के अंदर आग जल उठती है। और वो पूरे जोश में तत्सुमी से कहता है कि वो उसे ऐसे स्मैक करेगा जैसे क्रिस रॉक को किया गया था। लेकिन 1 मिनट बाद ही यू जमीन पर खड़ा हुआ पड़ा होता है और किसी को हैरानी नहीं होती क्योंकि सब जानते थे कि यू ने सिर्फ 1 हफ्ते ट्रेनिंग की थी और अब बारी निको की होती है तत्सुमी का सामना करने की। लेकिन यू की ग्रोथ देखकर जो उसने 1 हफ्ते में की थी, निको खुश हो जाती है और वो तत्सुमी की तरफ बढ़ती है अपने लव वंस के लिए जीतने का दबाव महसूस करते हुए। लेकिन जब यू उससे कहता है कि वो घर पर उसका इंतजार करेगा तो उसे एक क्लियर उम्मीद मिल जाती है लड़ाई करने के लिए और दोनों सामने आते हैं और फाइटिंग स्टैंड्स में खड़े हो जाते हैं। और निको बिना देरी किए ऑफेंसिव पर चली जाती है क्योंकि उसे पता है कि तत्सुमी को किक करना पसंद है और इसीलिए वो पास रहकर लगातार अटैक करती है। लेकिन ये देखकर हैरान जाती है कि तत्सुमी उसके हर मूव को ब्लॉक कर रहा है और अचानक वो निको के पेट पर पंच मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है जिससे उसे थोड़ा सांस लेने का मौका मिलता है। लेकिन निको को यह नहीं पता होता कि तत्सुमी उसके हर मूव को पहले से ही जानता है क्योंकि वो सालों से उसकी फाइट देखता आया है। और निको फिर से अटैक करती है, लेकिन तत्सुमी उसे काउंटर कर देता है और पॉइंट ले लेता है जिससे वो विक्ट्री से बस 1 कदम दूर होता है और बाकी सभी हैरानी से देखते रहते हैं। और निको को एहसास होता है कि उसकी स्किल तत्सुमी के सामने बेकार पड़ गई है। और फिर लड़ाई खत्म होने से पहले ही तत्सुमी मांग करता है कि निको उसके साथ आ जाए क्योंकि वो इस हफ्ते उसे देखना जारी नहीं रख सकता। और निको मानती है कि तत्सुमी सही कह रहा है और ये कि स्ट्रांग बनने के लिए उसे उसका साथ देना चाहिए। लेकिन तभी यू अचानक निको की टीम के साथ एक चीयर लीडिंग स्क्वाड बना देता है और पूरे जोश से उसे चीयर करने लगता है। और ये सब निको को अनाइट तो करता है, लेकिन उसके लिए आइस भी ब्रेक कर देता है और वो हंसने लगती है और यू की कई बातें याद करके अपने दूसरे साइड को पूरी तरह से अपनाती है। और उसी पल तत्सुमी नोटिस करता है कि निको बदल गई है और जब वो अटैक के लिए जाती है तो तत्सुमी पंच की उम्मीद करता है, लेकिन उसे किक पड़ता है, एक ऐसा मूव जो निको ने पहले कभी नहीं किया था। और वो फिर से जाती है और इस बार तत्सुमी को लगता है कि स्ट्रेट आएगा, लेकिन उसे स्मैक पड़ता है और एक और मूव जो निको ने कभी नहीं किया था। और उसकी टीम हैरान हो जाती है ये देखकर कि निको की टेक्स्ट बुक बाउंड्रीज तोड़कर एक फ्री फ्लोइंग अप्रोच अपना रही है। लेकिन यू जो सबसे ज्यादा नोटिस करता है वो ये है कि निको लड़ते लड़ते मुस्कुरा रही है और उसके अटैक से उसे 2 पॉइंट्स मिलते हैं जिससे वो भी जीतने से बस 1 कदम दूर होती है। और तत्सुमी निको को ताना मारता है कि वो किसी और जैसा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब वो फाइनल अटैक के लिए छलांग लगाती है तो वो खुद को ऐसे रूप में पेश करती है जिसे तत्सुमी पहचान नहीं पाता, लेकिन वो असल में वही है पूरी तरह से खुद। और इसी दौरान दूसरी बहनें अंदर आती हैं और देखती हैं कि निको तत्सुमी को मारकर पॉइंट हासिल करती है और मुस्कुराते हुए जीत लेती है। और सब लोग अपने कैप्टन की विक्ट्री देखकर जश्न मनाते हैं, जबकि तत्सुमी की टीम शॉक में रह जाती है कि डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा फाइटर हार गया। और अपने ग्लोरी में निको यू की तरफ देखती है और फ्रस्ट्रेट हो जाती है और जीत के लिए थैंकफुल महसूस करते हुए। और यू उसे एक टॉवल देता है और पसीना पोंछने में मदद करता है और उसे वापस वेलकम करता है। और निको रोने लगती है और शर्मिंदा होती है कि सब उसे ऐसे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो यू के कंधे पर रोती है क्योंकि इस बार वो जीतने की खुशी में रोना चाहती है।
और उसी दिन जाने से पहले निको तत्सुमी से डुअल रिजल्ट के लिए माफी मांगती है और ये जताती है कि वो समझती है कि वो उसके लिए बेस्ट चाहता था। हालांकि तत्सुमी इससे उदास है, लेकिन वो मुस्कुरा देता है और अपने वादे पर कायम रहता है कि वो उसे अपने साथ आने के लिए नहीं कहेगा। और वो यू के लिए भी माफी मांगती है कि उसने लड़ाई में वीक साबित किया। लेकिन तत्सुमी अपनी टांग पर एक चोट दिखाता है और निको को बताता है कि यू ने उसी जगह पर बार बार फोकस किया था, जिसकी वजह से वो उसके फाइनल अटैक को डॉज नहीं कर पाया और वो इसके लिए भी माफी मांगती है। लेकिन तत्सुमी कहता है कि असली वजह यह है कि यू लड़ने को इसलिए तैयार हुआ क्योंकि वो उसकी परवाह करता है। लेकिन फिर शर्माते हुए वो ये कन्फेस करता है कि असली रीजन ये था कि वो चाहता था कि निको उसकी स्कूल ज्वाइन करे क्योंकि वो उसे पसंद करता है और उसके साथ रहना चाहता है। और शुरुआत में निको उसकी बात को नॉर्मल दोस्त की तरह लेती है, लेकिन जब तत्सुमी दोबारा कहता है कि उसकी फीलिंग रोमांटिक है तो निको टमाटर से भी ज्यादा लाल हो जाती है और वो उससे पूछती है कि उसे ये फीलिंग कब से थी। और वो सिंपली कहता है जिस दिन वो डोजो ज्वाइन करके उससे मिली थी और तभी से वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन अब उसे पता है कि जिस इंसान के साथ निको रहना चाहती है वो उसके अपने स्कूल में ही है। और ये सुनकर निको को यूरी का मोमेंट मिलता है कि ये सच है और तत्सुमी से शुभकामनाएं देता है और अपने स्कूल लौट जाता है। और निको गहरी सोच में पड़ जाती है और उसके मन में जो इंसान बार बार आता है वो है यू। और चाहे वो कितनी भी कोशिश करे उसे डिनाई करने की, उसे बार बार उसका गॉडली रीज याद आता है और गहराई से महसूस करती है कि उसके दिल में वो यू के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप चाहती है। और बाद में निको अकेले घर की तरफ लौटती है, ये सोचते हुए कि उसकी विक्ट्री के बाद बाकी सब कहाँ चले गए। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है उसका स्वागत एक सेलिब्रेशन पार्टी से होता है जिसे यू ने अरेंज किया था उसकी जीत और उनके साथ बने रहने का जश्न मनाने के लिए। और निको नोटिस करती है कि यू के हाथों पर चोटें हैं और जबकि यू उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक है और वो उसके जख्मों को छूती है और कहती है कि उसे खुद पर इतना जोर नहीं डालना चाहिए। और फिर उसे रीपे करने के लिए निको यू को ऑफर करती है कि वो चाहे तो उसे कुछ भी दे सकती है या फिर जो भी वो चाहता है वो कर सकती है। और अचानक उसका इनर डीमन बाहर निकल आता है और निको सोचती है और इमेजिन करती है कि वो उसे रिजर्व कर रहा है और वो उसके डोमेन को वार्म अप कर रहा है ताकि वो उसे एक्सपेंड कर सके। और वो घबराहट में चिल्ला उठती है और बाकी लोग उसकी आवाज सुनकर इमेजिन करते हैं कि यू निको के साथ कुछ फ्रीकी कर रहा है और वो जल्दी से रिएक्ट करते हैं और यू से कहते हैं कि वो भी उसके लिए कुछ भी करेंगे, जिससे उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। लेकिन जब सब अजीब इमेजिन कर रहे होते हैं और असल में यू बस यही कहता है कि वो उनके साथ थीम पार्क चले और ये सुनकर लड़कियां डिसअपॉइंटमेंट में आ जाती हैं। और फिर यू एक्सप्रेस करता है कि उसका सपना है कि वो अपने फैमिली के साथ थीम पार्क जाए। और जब लड़कियां इस सिनेरियो को इमेजिन करती हैं तो उन्हें ये पूरा सीन एक डेट जैसा लगता है और वो ब्लश करने लगती हैं। और तभी निको को अपने फादर का फोन आता है और जैसे ही वो कॉल उठाती है यू उससे फोन ले लेता है और बोल्ड होकर फादर से कहता है कि उनके बेटियों को भी ब्रेक मिलना चाहिए थीम पार्क जाने का और बहुत ज्यादा काम करना उनके लिए अच्छा नहीं है। और फादर जिद करते हैं कि वो निको से बात करना चाहते हैं। और जब निको को फोन वापस मिलता है तो उसके फादर खुशी जताते हैं कि तत्सुमी जो देश का बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है उसको हरा दिया। और अब फादर को नहीं लगता कि निको को स्कूल बदलने की जरूरत है और उन्हें ये सोचकर भी हैरानी होती है कि आखिर निको इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। लेकिन जब उन्हें याद आता है कि इसमें यू का बहुत इन्वॉल्वमेंट है तो वो उनको ट्रेनिंग जारी रखने को कहने के बजाय यू की बात मान जाते हैं और उनको ब्रेक देकर थीम पार्क जाने की परमिशन दे देते हैं। और निको ये खबर आगे बढ़ाती है और यू डिक्लेयर करता है कि वो वीकेंड पर थीम पार्क जा रहे हैं। और इसके बाद कुछ दिनों तक तीनों बहनें चिंतित रहती हैं कि क्या पहने, कैसे बिहेव करे और एक लड़के को कैसे चार्म करे, क्योंकि तीनों ही चाहती है कि थीम पार्क डेट पर यू का दिल जीत ले। और फिर संडे आता है और यू सबसे पहले थीम पार्क पहुंच जाता है बहनों का इंतजार करते हुए। और तभी मीबा आती है और उसकी आंखें ढक देती है और यू सही गेस करता है कि ये वही है और वो उसे उसके कैजुअल आउटफिट में देखता है और उसकी तारीफ करता है। और मीबा सोचती है कि उसने जीत लिया क्योंकि उसका मानना है कि थीम पार्क में गली आउटफिट पहनना बहुत बड़ी गलती है। और फिर कजुकी आती है जिसका आउटफिट बिल्कुल एक मॉडल जैसा होता है, जिससे मीबा हैरान रह जाती है और वो कजुकी को डांटती है कि उसने थीम पार्क डेट के लिए इतना टायरिंग आउटफिट क्यों पहना। लेकिन जब यू उसकी तारीफ करता है और कहता है कि ये लुक परफेक्ट है तो कजुकी शर्मा जाती है और आखिरकार निको एंट्री लेती है और सब चौंक जाते हैं ये देखकर कि वो अपनी ड्रेस में एकदम ड्रेमजेल लग रही है। और जब बाकी लोग उसकी मेकओवर की एक्सप्लेनेशन मांगते हैं तो निको बस इतना कहती है कि वो नई चीजें ट्राई करना चाहती है। लेकिन जैसे ही यू उसकी न्यू लुक की तारीफ करता है निको शर्मा जाती है और इसके बाद यू उनका थीम पार्क विजिट शुरू करता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि पिछले कुछ महीनों से उसकी चार्मिंग नेचर से प्रभावित होने के बाद अब बहनों का मिशन है उसे वापस चार्म करना। और सबसे पहले वो हॉन्टेड हाउस जाते हैं जो कजुकी ने सजेस्ट किया था और बाकी बहनें मजबूरी में देखती रहती हैं कि कजुकी ने सबसे पहले यू को वहां ले गई। और कजुकी का प्लान था जानबूझकर डरने का एक्ट करना और डरकर यू से लिपटना।
लेकिन पहले ही जंप स्केयर पर डरने के बजाय वो भूतों की मेकअप की तारीफ करने लगती है और रियलाइज करती है कि उसने अपना पूरा एक्ट गड़बड़ कर दिया। और तभी अचानक उसे एहसास होता है कि वो गायब है और जब वो उसे ढूंढती है तो देखती है कि वो डरकर फ्लोर पर गिरा पड़ा है। और जैसे ही एक और डरावना सीन आता है, यू खुद कज़ुकी की तरफ कूद जाता है और डरने के लिए माफी मांगता है, जिससे कज़ुकी पूरी तरह चाम हो जाती है। और इसी बीच बाकी बहनें परेशान हो जाती हैं कि कहीं कज़ुकी ने सॉफ्ट एक्ट करके यू को रिजर्व न कर लिया हो। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि यू डर के मारे कज़ुकी की पीठ पर चढ़ा हुआ है और एहसास करते हैं कि कज़ुकी का प्लान फेल हो गया। लेकिन जब यू कज़ुकी से कहता है कि वो उसके पीठ पर रहकर कितना खुश फील कर रहा है तो कज़ुकी जोर से ब्लश कर जाती है और सब मान लेते हैं कि वो पूरी तरह रिजर्व हो गई है। और अब बारी आती है मीबा की, जिसे पूरा कॉन्फिडेंट होता है कि वो कज़ुकी जैसी गलती नहीं करेगी और सच में यू का दिल जीत लेगी। और वो उसे रोलर कोस्टर पर ले जाती है और जबकि बाकी बहनें राइड ज्वाइन करने से मना कर देती हैं और वो हेल्पलेस एक्ट करती है और यू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बगल में बैठे और वो मान भी जाता है। और राइड के दौरान मीबा इमेजिन करती है कि बाद में वो डरने का एक्ट करेगी और यू से कंफर्ट करेगा। लेकिन राइड खत्म होते ही वो कंफ्यूज हो जाती है कि यू कहाँ है और देखती है कि वो बेंच पर लेटा हुआ है और वो कहता है कि उसे असल में रोलर कोस्टर से बहुत डर लगता है। और ये सुनकर मीबा गुस्सा हो जाती है कि उसके डरने का प्लान बेकार चला गया। लेकिन तभी यू कहता है कि डरने के बावजूद वो खुश फील करता है कि उसे उसके साथ राइड करने का मौका मिला। और यही बात मीबा को पेपर की तरह फोल्ड कर देती है, पूरी तरह डिफीट। और फिर वो उसे अपनी चिकनी थाई आराम देने के लिए पेश करती है ताकि वो आराम से लेट सके। और जब यू उसका शुक्रिया करता है तब वो और भी ज्यादा ब्लश कर जाती है और अब सिर्फ निको बाकी रह जाती है और वो यू को कॉफी कप राइड्स पर ले जाती है, ये सोचते हुए कि अगर वो स्टीयरिंग बहुत तेज घुमाएगी तो वो उसके करीब लीन हो जाएगी और वो उसे अपनाएगा। लेकिन राइड शुरू होने पर स्टीयरिंग यू इतनी तेज से घुमा देता है कि वो खुद निको की तरफ लीन हो जाता है और जैसे ऐसे कप और तेज घूमता है यू इतना पास आ जाता है कि उसकी होंठ निको से टकराने वाले होते हैं। लेकिन किस होने के ठीक पहले वो कप से ही गिर जाता है जिससे मजबूरन निको उसे पकड़ लेती है और वो भी डिफीट हो जाती है। और इसके बाद जब सबकी कोशिशें फेल हो जाती हैं तो लड़कियां उसे खाना खाने ले जाती हैं, ये सोचते हुए कि शायद वो अब उसे स्मून कर पाएंगी। लेकिन उल्टा होता है, यू बिना कोशिश किए उन्हें एक एक करके अनजाने में ही रिजर्व कर देता है जब तक कि पार्क बंद होने का समय नहीं आ जाता। और लड़कियां गुस्सा हो जाती हैं कि पूरे दिन एक बार भी यू ने उनके लिए ब्लश नहीं किया। लेकिन तभी वो एक फैमिली को फोटो खिंचवाते देखते हैं और यू को उनको एडमायर करते हुए नोटिस करते हैं। और तभी निको एहसास करती है कि यू सच में बस एक फैमिली की तरह यहाँ आना चाहता था। और वह जाती है और सबकी एक फैमिली फोटो खींचती है जो एक यादगार बन जाती है और यू उनका शुक्रिया करता है। लेकिन बहनें उसे बताती है कि उसकी वजह से ही उन्होंने इतना मजा किया और अपने डेली लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट महसूस की। और वो दिल से उसका शुक्रिया करती है कि वो हमेशा उनके लिए इतना करता है। और उस पल में यू सच में फोल्ड हो जाता है और अनकंट्रोलेबली ब्लश करने लगता है और लड़कियां उसे टमाटर की तरह लाल होते देखती हैं और एहसास करती हैं कि यू को चार्म करना तो आसान है और उन्हें इतना ट्राई करने की जरूरत ही नहीं थी। और इसके बाद सब ट्रेन में लौटते समय सो जाते हैं। लेकिन मीबा जागती है और अपने फैमिली को अपने पास पीसफुली सोते हुए देखती है और तभी उसे रियलिटी याद दिला देती है उसके आने वाला स्ट्रोगी बैटल। और वो सोचती है काश उसे उस लाइफ में वापस नहीं जाना पड़ता। और अपने डेट के बाद दोनों कज़ुकी और निको काफी फ्रेश महसूस करते हैं और दोनों मानते हैं कि यू बिल्कुल सही था कि उनकी जैसे प्रोटेजेस को भी कभी कभी ब्रेक की जरूरत होती है। और तभी यू उनको एंट्रेंस पर विदा करता है और दोनों उसे ग्रीट करते हैं और तभी उन्हें एहसास होता है कि वो अभी एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट कर रहे हैं। और फिर किचन में यू नोटिस करता है कि मीबा अपना लंच भूल गई है और ये जानते हुए कि उसे हमेशा उसकी कुकिंग का इंतजार रहता है और इसलिए वो उसका लंच देने निकल पड़ता है। और रास्ते में वो एक बैडी को देखता है जो चलते चलते बुक पढ़ रही होती है और खुद को पोल से टकरा देती है पर फिर भी चलती रहती है और खतरा महसूस करते हुए वो उसे कंस्ट्रक्शन साइट में जाने से रोकता है। लेकिन जब वो उसे देखती है तो पूछती है कि वो कौन है, बिना ये जाने कि उसने अभी उसकी मदद की है। और यू जल्दी से उसे एक हेल्दी कैंडी देता है ताकि गर्म दिन में उसकी एनर्जी बरकरार रह सके। लेकिन जैसे ही वो चला जाता है लड़की वही कैंडी बाहर निकालती है और उससे इम्प्रेस हो जाती है। और फिर यू उसी वेन्यू पर पहुंचता है जहां मीबा शोगी में कम्पीट कर रही होती है और उसे देखते ही वो अमेज हो जाता है कि कंसंट्रेशन करते हुए वो कितनी कूल लग रही है। और उसके बगल में खड़ा एक लड़का बताता है कि मीबा बैटल हार रही है, लेकिन यू चुप रहता है और उसकी फोकस डिस्टर्ब नहीं करता। और अचानक ओपोनेंट की एक चाल के दौरान मीबा अपनी होठ चाटती है और लड़का एक्साइटेड होकर कहता है कि मीबा जीतने वाली है। और यू उससे पूछता है कि उसे कैसे पता, तो वो बताता है कि जब भी मीबा अपनी ट्रेडमार्क लिप लिपिंग करती है इसका मतलब है कि उसने जीतने का तरीका खोज लिया है। और कुछ ही देर बाद ओपोनेंट हार मान लेता है और मीबा को विक्ट्री मिलती है और यू तुरंत उसके पास जाकर सेलिब्रेट करता है और कहता है कि बैटल के दौरान वो कितनी कूल लगी। और ये सुनकर वो थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है कि उसे कूल कहलाना पसंद नहीं। और वो उसे बाहर ले जाती है ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो और पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। और यू तभी उसका लंच बॉक्स निकालता है जिससे वो चौंक जाती है कि वो इसे भूल गई थी। और यू बताता है कि उसने उसके पसंदीदा साइड डिशेस और डाले हैं ताकि उसकी एनर्जी बरकरार रह सके।
और फिर वो कहता है कि अब वो चलता है, लेकिन मीवा पपी आइस बनाकर उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ लंच करे और यू मान जाता है और अपने लिए खाना लेने चला जाता है। लेकिन अचानक पहली वाली वही बैडी आ जाती है और मीवा से उसका लंच छीन लेती है और वो यू पर आरोप लगाती है कि वही मीवा की खराब परफॉर्मेंस का वजह है। और जैसे ही मीवा अपना लंच वापस लेती है और तभी लड़की कहती है कि पुरानी मीवा कभी किसी बेवकूफ़ी लंच की इतनी परवाह नहीं करती और वो खुद को मीवा की इटर्नल राइवल बताती है। और ये सुनकर यू हैरान रह जाता है और कहता है कि ये वाकई ही औसम है कि कोई मीवा जैसी प्लेयर से कम्पीट कर पा रहा है। और लड़की जो अपना नाम सकुरा बताती है यू की तारीफ सुनकर गर्व महसूस करती है, लेकिन मीवा उसे याद दिलाती है कि प्रैक्टिस में भी कभी सकुरा उसे हरा नहीं पाई है और वो उसकी नज़र में बस एक लोली कीड़ा है। हालांकि सकुरा इस फर्क को मानती है, लेकिन वो कहती है कि पुरानी मीवा कभी ओपोनेंट से इतनी स्ट्रगल नहीं करती थी और इस एरा की सबसे बड़ी सोगी प्लेयर को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। और ये सुनकर मीवा शर्मा जाती है और यू सोचता है कि अंदर ही अंदर सकुरा मीवा को एडमायर करती है। और फिर सकुरा ऐलान करती है कि अब वो मीवा को हराकर उसके एरा को खत्म करेगी, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे पहले अच्छे से स्टडी करना होगा। और इसके बाद सकुरा यू और मीवा के साथ लंच में जुड़ जाती है ताकि वो मीवा को स्टडी कर सके। और तब सकुरा अपना लंच निकालती है और जैसे ही वो उसे खोलती है तो उसमें राइस बॉल्स के साथ कुछ ऐसा दिखता है जो टाको बेल खाने के बाद लोग निकालते हैं, जिसे सकुरा जीत करके ऑमलेट बताती है। लेकिन मीवा चिढ़ जाती है और अपना खाना शेयर करने से मना कर देती है और अचानक एक कुत्ता भौंकता है जिससे सकुरा चौंक जाती है और गलती से अपना राइस बॉल फेंक देती है और उसे पकड़ने के लिए भागती है। और यू उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों फिसल जाते हैं और ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन में गिरते हैं जिसे देखकर कोई भी शर्मा जाए। और सकुरा जब उसे देखती है तो यू की हैंडसम लुक से थोड़ी रिजर्व हो जाती है और ये देखकर मीवा को जेलसी होती है। लेकिन तभी सकुरा यू को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि वो किसी चोमू के साथ क्लैप नहीं कर सकती और अपनी फोकस बड़े मैच से पहले लूज नहीं कर सकती। और उस पल मीवा उन दोनों को देखकर सोचती है कि ये दोनों बेवकूफ एक जैसे ही अनाड़ी हैं। और साई होकर सकुरा मीवा से कहती है कि उसे अपने मैच के लिए लॉक इन करना होगा और यू उनकी इस इंटरेक्शन पर हंस देता है क्योंकि उसे पता है कि क्लास में आमतौर पर मीवा अकेली रहती है, लेकिन अब उसके पास इतना पैशनेट फ्रेंड है। और यू खुशी जताते हुए कहता है कि उसे अच्छा लग रहा है कि वो मीवा का क्यूट साइड देख पा रहा है। और मीवा शर्माते हुए जल्दी से कहती है कि वो सकुरा की फ्रेंड नहीं है और सकुरा कहती है कि वो राइवल्स हैं, लेकिन मीवा मना कर देती है कि वो इतनी पैथेटिक बम जैसी लड़की के राइवल नहीं बन सकती। और इसी बात से दोनों की बहस शुरू हो जाती है और काफी समय से सकुरा को सोगी की दुनिया में दिलचस्पी रही है, लेकिन इनसेंट टैलेंट पूल की वजह से उसने खुद को कम्पीट करने लायक बनाने के लिए लगातार स्टडी की। और फिर जब आखिरकार वो कम्पीट कर पाई तो उसने और लोगों से बैटल की, लेकिन हमेशा ग्रेट चैंपियन मीवा से हार गई। और फिर भी अपनी सारी हारों और इस बात के बावजूद कि किसी ने उसकी डिटर्मिनेशन नहीं देखी और सकुरा हमेशा फोकस में रही और खुद को हमेशा मीवा की राइवल मानती रही। और कुछ दिन बाद यू सुबह जल्दी उठता है और सरप्राइजिंगली देखता है कि कजुकी और निको भी जाग चुके हैं और वो उन्हें बताता है कि वो श्राइन जा रहा है ताकि मीवा की सफलता के लिए प्रार्थना कर सके। और दोनों लड़कियां भी यही करना चाहती हैं, लेकिन दिखावा करते हैं कि वो किसी और वजह से जल्दी उठे हैं। और फिर भी यू उनको इनवाइट करता है और जब वो श्राइन पहुंचते हैं तो वहाँ सकुरा को प्रे करते हुए देखते हैं और वो उनको देखकर चौंक जाती है, खासकर जब वो दो लेजेंडरी सिस्टर्स को यू के साथ देखती है। और सकुरा मानती है कि क्योंकि वो मीवा जितनी गिफ्टेड नहीं है इसलिए उसे गुड लक के लिए प्रे करने में कोई दिक्कत नहीं है। और बहनों को वहाँ रखी सारी प्रेयर्स दिखती हैं जहाँ सकुरा ने अपने जीत के लिए प्रे किया होता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं। और फिर सकुरा यू से पूछती है कि वो लेजेंडरी मिकोडोनो सिस्टर्स को कैसे जानता है और वो बताता है कि वो उनका सपोर्टर है ताकि वो फोकस में रह सके। लेकिन ये सुनकर सकुरा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि किसी टैलेंटलेस इंसान का सिर्फ टैलेंटलेस सिस्टर्स का गुलाम बनकर रहना उसे मंजूर नहीं। और वो जताती है कि वो और यू भले ही टैलेंटलेस हों, लेकिन फर्क ये है कि वो कभी अपने सपने को छोड़कर किसी की लैप डॉग नहीं बनेगी, बल्कि वो खुद को अपनी लाइफ की मेन कैरेक्टर बनाएगी। और भले ही उसके पास टैलेंट ना हो और वो वहाँ से चली जाती है और वादा करती है कि वो मीवा को हराएगी, लेकिन जाते ही फिसलकर गिरकर अपना सारा ऑरा खो देती है। और यू उसे उठने में मदद करता है, लेकिन खुद भी फिसल जाता है और उसके ऊपर गिर पड़ता है। और उसके हैंडसम लुक्स देखकर वो फिर से ब्लेस कर जाती है और बाकी दोनों गुस्से से जल उठते हैं कि उनके प्यारे लड़के के साथ ये सब हो रहा है। और उसकी क्लमजीनेस देखकर यू कहते हैं कि वो दोनों एक जैसे हैं और ये सुनकर सकुरा शर्मा जाती है, जबकि दोनों बहनें जल्दी से उसकी डाउनफॉल के लिए प्रार्थना करते हैं। और फिर पहला गेम शुरू होता है मीवा और सकुरा के बीच और यू ध्यान से गेम देख रहा होता है और बाकी लोगों से बताते हैं कि टोटल 5 गेम होंगे और मीवा का जितना तय है तो उसे रिलैक्स करना चाहिए। लेकिन ऐसा कहते हुए भी दोनों उसके स्क्रीन में झांकते रहते हैं, तो यू उनको पास खींचकर साथ में देखने के लिए बुला लेता है और इतने पास आकर दोनों ही शर्मा जाते हैं और जल्दी से भाग जाते हैं। और फिर कुछ घंटे बाद सबके शौक में मीवा हारा हुआ घोषित कर देती है और सकुरा को जीत मिल जाती है और यू घबरा जाता है और मीवा को चीयर अप करना चाहता है, लेकिन बहनें उससे कहते हैं कि नॉर्मल एक्ट करे और इस बात को ज्यादा बड़ा इशू न बनाएं। हालांकि दोनों क्लियरली उस रिजल्ट से नाराज हैं और फिर भी यू मीवा के लिए स्पेशल डिनर बनाता है, जिसे देखकर बहनों को लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा है। लेकिन जब मीवा घर लौटती है तो सब लोग उसे चीयर अप करने की कोशिश करते हैं
और यू की हैरानी की बात यह होती है कि मीवा डिनर को मना कर देती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे अपने अगले गेम की तैयारी करनी है जो सकुरा के खिलाफ होगी। और फिर प्रैक्टिस के दौरान उसके स्नैक्स खत्म हो जाते हैं और वो बाहर निकलती है जहाँ उसे कजुकी और निको का रखा प्रोटीन स्नैक्स और सप्लीमेंट मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वो उसकी परवाह करते हैं। और उसकी हैरानी की बात यह होती है कि वहाँ यू भी मौजूद होता है और वो बताता है कि उसने सब उसके लिए स्पेशल स्नैक्स बनाया है और वो उसे दिखाना चाहता है। और किचन में यू एक बॉल पेश करता है जो उसकी फेवरेट चॉकलेट से बनी होती है, लेकिन फिर वो उस पर हॉट चॉकलेट डालता है और उसके अंदर से एक किटी से वनीला आइसक्रीम रिवील होती है जो मीवा की फेवरेट होती है। और यू उससे कहता है कि इसे मुस्कुराहट के साथ एंजॉय करो और मीवा खुशी से उसे खाती है और उसे फ्यूल बनाकर सकुरा को हराती है। लेकिन एक हफ्ते बाद सेकंड गेम में सकुरा के खिलाफ मीवा फिर से हार जाती है और यू डिसबिलीव में वेन्यू की तरफ दौड़ता है और उसे अब भी याद है कि विनर वही होगा जो पहले 3 गेम जीतेगा और इससे सकुरा को बस एक और गेम जीतना है पूरा मैच जीतने के लिए। और तभी सकुरा यू का सामना करती है और कहती है कि मीवा पहले ही हार चुकी है और वो घमंड से कहती है कि उसने ऑलमाइटी मीवा को लगभग 2 बार हरा दिया है जो पहले कभी नहीं हुआ। और सकुरा मीवा को वॉच्ड अप कहती है और बोलती है कि वो अपनी टैलेंट पर ज्यादा डिपेंड करती है, हार्ड वर्क पर नहीं। लेकिन यू उसकी बातों पर गुस्से से ग्लेयर करता है और अचानक उसे अपने शब्दों के लिए शुक्रिया कहता है और ये सुनकर सकुरा कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन यू उसकी बातों के बीच की असल मीनिंग समझ लेता है और कहता है कि सच में वो जानता है कि सकुरा चाहती है कि यू घर जाए और मीवा को कंफर्ट करे ताकि वो अपने बेस्ट फॉर्म में आ सके, क्योंकि सकुरा खुद भी मीवा की फैन है। और ये सुनकर सकुरा शर्मा जाती है और मानने से इनकार करती है, लेकिन यू इशारा करता है कि उसने खुद उसका वेट किया ताकि वो इसे कह सके और इसके लिए उसका शुक्रिया भी करता है, जिससे सकुरा और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है और यू फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो सकुरा को वार्निंग देता है कि मीवा को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। और ये सुनकर सकुरा भी खुद भी चुपचाप खुश हो जाती है और सीक्रेटली उम्मीद करती है कि यू सही कह रहा है। और घर पहुंचकर यू शॉक रह जाता है जब बाकी दोनों बहनें उसे टूटे हुए हालत में मिलती हैं, क्योंकि मीवा घर से भाग चुकी थी। और जब वो पूछता है कि क्या हुआ तो वो समझाती है कि मीवा के घर आते ही उन्होंने उसे कंफर्ट करने और इनकरेज करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि फेल करना ही अंत नहीं होता। लेकिन मीवा कोल्डली उनको कह देती है कि वो उनके जैसी नहीं है और उन्हें घिसी पर चोक करना चाहिए और फिर से घर छोड़कर चली जाती है। और लड़कियों को शक होता है कि मीवा एमेटेस जैसी उन लोगों से कुछ सुनना ही नहीं चाहती। लेकिन यू तुरंत घर से बाहर भागता है उसे ढूंढने और उसे सोचकर हैरानी होती है कि मीवा इतनी आग बबूला क्यों हो गई, जबकि वो हमेशा चेयरफुल रहती है। और उसने क्यों कहा कि वो अपनी बहनों जैसी नहीं है। और यू उसे कैट कैफे में पाता है जहाँ वो बिल्लियों के साथ खेल रही होती है और जब यू उसका सामना करता है तो मीवा हैरान हो जाती है कि उसे पता था कि वो यहाँ है। और यू कहता है कि उसे उम्मीद थी कि वो बारिश में कहीं इमो मूड में बैठी होगी, लेकिन उसे खुशी है कि वो ठीक है। और फिर यू खुद को बारिश से सुखाता है और उसके पास बैठ जाता है और वो पूछता है कि क्या वो अक्सर यहाँ पर आती है, जिस पर मीवा कहती है कि हाँ, क्योंकि कजुकी को बिल्ली से एलर्जी है और उनका गंदा रूम बिल्कुल भी बिल्लियां रखने के लिए आइडल नहीं है। और उसे पहले जैसा खुश देखकर यू थोड़ा रिलीफ महसूस करता है कि वो अब भी अपने गेम के लिए फायर अप है और फिर से लगातार 3 मैचेस जीतकर अपना टाइटल वापस पाना चाहती है। लेकिन अचानक वो एक बिल्ली के ऊपर झुक जाती है, उसका फर इनहेल करती है और कहती है कि वो एक जाली है। और वो कन्फेस करती है कि बाकी सोगी प्लेयर्स के उल्टा उसने कभी अपनी पूरी लाइफ इस गेम को सीखने और प्रैक्टिस करने में नहीं बिताई। और असल रीजन ये था कि जब उसके फादर और बहनें उसे गेम जीतने पर प्रेस करते थे तो वो चाहती थी कि उसका भी अपना एक खास टैलेंट हो, और वैसे ही जैसे कजुकी के पास एक्टिंग और निको के पास मार्शल आर्ट्स। लेकिन जब मीवा ने उनसे पूछा कि वो हमेशा इतनी मेहनत क्यों करती हैं, तो उनका जवाब था कि क्योंकि उन्हें अपना काम पसंद है, कुछ ऐसा जो मीवा को कभी शोगी के लिए महसूस नहीं हुआ। और इसलिए मीवा ने लंबे वक्त तक शोगी इसलिए खेला और बेस्ट बनी क्योंकि वो अचीवमेंट और प्रेस पाना चाहती थी, ना कि इसलिए कि उसे गेम से प्यार था। और ये सुनकर यू आखिरकार समझ जाता है कि मीवा ने अपने बहनों से क्यों कहा था कि वो उनकी जैसी नहीं है। और मीवा के दिल में गहराई से ये डर है कि एक दिन वो जरूर हारेगी और तब उसका ओपोनेंट सबको दिखा देगा कि वो कौन है, एक लूजर जो दूसरों की तरह इस गेम से कभी सच में प्यार नहीं करती थी। और ये सोचकर मीवा रोने लगती है और यू उसे कंफर्ट करता है और शुक्रिया कहता है कि उसने अपनी फीलिंग उससे शेयर की। लेकिन फिर वो उसे उठाता है और कहता है कि वो अभी उसे घर नहीं जाने देगा। और इससे मीवा इतनी शर्मा जाती है कि उसे अपनी साइनेस छुपाने के लिए एक बिल्ली को पकड़ना पड़ता है और यू उसे वहाँ से बाहर ले जाता है। और चलते चलते मीवा आसपास के सारे लव होटल्स देखती है और सोचती है कि शायद अब कुछ सच होने वाला है। लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट के लिए यू उसे एक कन्वीनियंस स्टोर ले जाता है और वो बताता है कि बाकी सब बहुत हार्ट ब्रोकन हैं और सोच रहे हैं कि उनकी वजह से मीवा घर छोड़कर चली गई। और इसलिए यू सजेस्ट करता है कि वो सबके लिए कुछ ट्रीट्स बनाए। और वो मीवा से पूछता है कि उसकी बहनों को किस तरह की चीजें पसंद है। और मीवा सोचती है कि कजुकी थोड़ा ज्यादा मैच्योर्ड है तो शायद उसे थोड़ा बिटर स्वीट टेस्ट पसंद आएगा, जबकि निको और फेमिनिन बनने लगी है। तो उसके लिए मीवा कहती है कि
निको को शायद एक प्रीटी कपकेक पसंद आएगा। और ये सुनकर दोनों शॉपिंग शुरू करते हैं और चारों तरफ देखते हैं और मीबा को अच्छे से पता होता है कि क्या खरीदना है। और फिर वो स्कूल के किचन में जाते हैं और यूँ हैरान हो जाता है कि मीबा की रेपुटेशन की वजह से उन्हें वहाँ का किचन इस्तेमाल करने की परमिशन मिल जाती है और वो दोनों ट्रीट्स बनाना शुरू करते हैं। और क्यूरियोसिटी में मीबा पूछती है कि यू कुकिंग में इतना अच्छा कैसे हो गया। और यू रिवील करता है कि शुरुआत में क्योंकि वो खुद को एक टैलेंटलेस बम समझता था और इसीलिए अपने मदर से दूर हो गया था। लेकिन एक दिन जब वो ब्रेकफास्ट बना रहा था उसकी मदर अचानक आ गई और उसका खाना टेस्ट किया। और जब उसने कहा कि उसे खाना अच्छा लगा तभी से यू ने प्रॉपर्ली कुकिंग सीखना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी मदर ने फिर कभी उसका खाना नहीं खाया, लेकिन जब वो भयानक बीमारी से बीमार हुई तो यू ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कन्वीनियंस स्टोर से कुछ चाहिए, मगर इसके बजाय उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि वो यू का बनाया खाना खाना चाहती हैं। और उस दिन से यू ने कुकिंग को सीरियसली सीखना शुरू कर दिया और अपने मदर के डाइट को ध्यान में रखते हुए ताकि उनकी तबीयत ठीक हो सके। और हॉस्पिटल में जब वो बीमार थी तो यू उनका मेन कुक बन गया और वही उसकी मोटिवेशन बन गया क्योंकि इससे वो अपने मदर के और करीब हो गया। और यू बताता है कि जैसे उसने अपने मदर के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कुकिंग सीखी वैसे ही मीबा ने अपने फादर और बहनों को खुश करने के लिए शोगी खेला। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई इंसान किसी और के लिए ग्रेट बनना चाहे। और ये सुनकर मीबा उन सभी लोगों के बारे में सोचती है जिन पर यह बात लागू होती है और वो शर्मा जाती है जब अचानक यू उसके सामने आ जाता है और कुछ देर बाद यू सो जाता है। और मीबा याद करती है कि वो उसके लिए कितना अमेजिंग रहा और वो उसे टच करना चाहती है लेकिन खुद को रोक लेती है और इसके बजाय वो इंग्रेडिएंट से यू का एक मिनी वर्जन बनाती है और उसे शुक्रिया कहती है और चुपके से उसे किस कर लेती है। और बाद में जब सब यू को देर से घर आने के लिए डांटते हैं तो मीबा उसके सामने आकर अपनी बहनों से माफी मांगती है और बताती है कि यू उसकी मदद कर रहा था। और फिर वो स्वीट्स निकालती है जो उसने उनके लिए बनाई थी और जब उसकी बहनें उसे टेस्ट करती हैं तो मीबा की तारीफ करते हैं। लेकिन तभी निको फिर से बहस शुरू कर देती है कि किसके ट्रीट बेहतर हैं और दोनों कजुकी और निको मानती हैं कि उनके स्वीट ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन फिर मीबा शिली होकर अपना बनाया हुआ छोटा सा यू निकालती है और उसे यू को देती है उसकी मदद के लिए शुक्रिया करते हुए। लेकिन जब उसकी बहनें उसे ध्यान से देखती हैं तो नोटिस करते हैं कि इस यू की चॉप हेयरलाइन है। और तभी मीबा को याद आता है कि उसने बार बार उसी जगह किस किया था जिसकी वजह से हेयरलाइन रिसिप्ट हो गई है। और ये सोचकर वो पूरी तरह शर्मा जाती है। और एक हफ्ते बाद तीसरा मैच शुरू होता है लेकिन इस बार मीबा ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करती है क्योंकि अब उसके दिल पर कोई भारी बोझ नहीं बचा था। और तभी यू और उसकी बहनें आ जाती हैं मीबा को अपना सपोर्ट दिखाते हुए और उसे अपना टाइटल वापस पाने के लिए इनकरेज करती हैं। लेकिन उनकी हैरानी तब होती है जब मीबा कहती है कि अब उसे उस टाइटल की कोई जरूरत नहीं है। और जब वो कारण पूछते हैं तो मीबा कुछ भी बताने से मना कर देती है जिससे वो ये सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और उन्हें नहीं पता होता कि उसकी नई मोटिवेशन वही है जो यू की है, अपने आसपास के लोगों को खुश करना, जिसमें यू भी शामिल है। और जब वो रूम में आती है तो सकुरा को नोटिस होता है कि ये वही मीबा नहीं है जिसे उसने हराया था, बल्कि ये पुरानी मीबा है जिसने सालों तक सोगी सीन में एक जीनियस के तौर पर डोमिनेशन किया था। और ये सकुरा को उसकी पास्ट की याद दिलाता है और उसे याद आता है कि अपने पुराने मेमोरीज में वो हमेशा एक अनाड़ी लड़की थी जिसके साथ कोई खेलना नहीं चाहता था और इसका अंत हमेशा उसके अकेले रह जाने से होता था। और फिर उसकी मदर उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर ले गई और उससे बॉन्ड बनाने के लिए ग्रैंडफा ने सुझाव दिया कि सकुरा उसके साथ सोगी खेले। और उसने कहा कि ग्रैंडफा उदास हैं क्योंकि कोई भी उनके साथ शोगी नहीं खेलना चाहता। और शुरुआत में सकुरा को खेलना नहीं आता था और उसे रोग से नफरत थी क्योंकि वो बोट पर सबसे वीकेस्ट बम था। लेकिन ग्रैंडफा ने बताया कि रोग भले ही सबसे वीक हो लेकिन वही है जो ऑड्स के खिलाफ भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। और ये सुनकर सकुरा इंस्पायर हो गई क्योंकि रोग ने उसे उसकी याद दिलाई तो उसने अपने ग्रैंडफा से सोगी सिखाने को कहा। और सिर्फ कुछ ही हफ्तों में सकुरा अपने ग्रैंडफा से भी बेहतर हो गई और फिर उसने सोगी टूर्नामेंट अटेंड करना शुरू कर दिया जहाँ उसने अलग अलग ओपोनेंट्स को हराया और ट्रॉफीज जीती। और इस वजह से उसे लगा कि भले ही वो एक अनाड़ी छोटी लड़की थी और उसने अपनी जगह ढूंढ ली। लेकिन फिर एक दिन उसका सामना खुद जीनियस मीबा से हुआ और तब उसे उनके बीच का लेवल डिफरेंस महसूस हुआ और वो बुरी तरह हार गई बिस्किट की तरह टूटते हुए। और उसने सोचा कि उनके बीच इतना बड़ा गैप क्यों है और पहली बार उसे लगा कि चाहे वो जितना भी चेस करे वो उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन फिर एक दिन क्लास में कुछ लड़कियों ने सकुरा का मजाक उड़ाया उसकी बुरी ग्रेड्स की वजह से, कहते हुए कि उसका ब्रेन तो बटर से भी चिकनी थी। और अचानक मीबा वहाँ आ गई और उन बेवकूफ लड़कियों को रोस्ट करते हुए बोली कि ये उससे हार गई और इनके डैडी शायद इनको छोड़कर चले गए। और उसने फिर सकुरा को स्कोल्ड किया कि उसने अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। लेकिन उसकी शौक की बात यह थी कि सकुरा की आंखों में आंसू थे और सकुरा को पैथेटिक लगा कि जिसने उसे डिफीट किया अब वही उस पर दया कर रही है। और इसी ने उसे एहसास कराया कि मीबा ने उसे कभी चैलेंज समझा ही नहीं। लेकिन फिर उसे चीयर अप करने की कोशिश में मीबा ने सकुरा को प्रेस किया कि उसने प्रॉन्स का यूज एक ऐसे तरीके से किया है जो उसने पहले कभी नहीं देखा और कहा कि ये सिर्फ सकुरा ही करती है। और ये सुनकर सकुरा को अपनी ग्रैंडफा की प्रॉन्स वाली बात याद आ गई कि पॉन हमेशा आगे बढ़ते हैं भले ही स्लो हो। और सकुरा ने इंस्पिरेशन लिया और खुद को एक पॉन की तरह देखा और पूरी विश्वास के साथ उसी समय खुद को
मीवा की राइवल घोषित कर दिया। लेकिन जहां सकुरा मोटिवेटेड महसूस कर रही थी और वहीं मीवा को इस पागल से बात करने का रिग्रेट हुआ, लेकिन अब सकुरा गर्व से खुद को मीवा की राइवल मान सकती थी, क्योंकि इस बार मीवा सच में उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। और फिर बैटल शुरू होती है और देखने वाले सबको लगता है कि वो दोनों इवनली मैच हैं। लेकिन फिर बैटल के बीच में एक सरप्राइज मूव के लिए मीवा अपना सिग्नेचर लिक करती है और अपना पॉन अटैक पर मूव करती है, वही मूव जो उसने सालों पहले किया था, और उसे हरा देती है और मीवा को पॉइंट मिल जाता है। और फिर मीवा चौथा गेम जीत जाती है, जिससे पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं और एक गेम बाकी रह जाता है। और बाकी लोग गेम के शुरू होने का इंतजार घर पर कर रहे होते हैं, क्योंकि मीवा ने उन्हें ऑर्डर किया था कि वो घर पर रहें और वो नहीं चाहती थी कि वो उसके गेम में मौजूद हो। और फिर जब मीवा अपना फाइनल गेम खेल रही होती है, बाकी सब अपने अपने काम में लगे होते हैं, लेकिन ये जानते हुए कि मीवा अपनी सबसे कठिन कोशिश कर रही है और वो सभी उसके पीछे नहीं रहना चाहते। और कई घंटे बाद मीवा गेम जीत जाती है और चैंपियन बनकर बाहर आती है, अपना टाइटल वापस पाते हुए। जबकि रिपोर्टर उससे इंटरव्यू करने की कोशिश करते हैं और वो दूर यू को देख लेती है और जल्दी से उसके पास चली जाती है। और उसकी सरप्राइज की बात ये होती है कि यू की आंखों में आंसू होते हैं और उसे उसको शांत करना पड़ता है। और फिर एक मुस्कुराहट जो सूरज से भी ज्यादा चमकती है, उसके साथ वो मीवा को विक्ट्री के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है, उसे उन सभी पलों की याद दिलाते हुए जब वो उसे मुस्कुराहट देता था। और वो उससे कहती है कि यही वो देखना चाहती है और वो अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाती है। और तभी बाकी लोग भी आ जाते हैं और उनकी शौक की बात ये होती है कि मीवा यू के फोरहेड को किस कर रही होती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने ट्रीट को किस किया था। और उसे तुरंत एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। लेकिन तभी एक फॉरेनर कपल आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वो परफेक्ट इंग्लिश में उनको जवाब देती है। और यू हैरानी में देखता है और बहनें उसे बताती हैं कि मीवा सालों पहले अब्रॉड स्कूल गई थी। और ये सुनकर मीवा एक बहाना बनाती है और कहती है कि वो किस तो बस सपोर्ट के लिए फौरन तरीके से शुक्रिया करने का तरीका था। और वो बाकी सबको टीज करती है कि वो एक छोटे से फोरहेड किस से जेलस हो रहे हैं। और बाकी सभी उसे जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जिससे मीवा को पास्ट की याद आ जाती है और वो उन्हें भी शुक्रिया करने के लिए किस करती है। और यू फिर सजेस्ट करता है कि वो इस मोमेंट की फोटो ले और तीनों मिलकर एक फोटो खींचते हैं। और इसी बीच दूर से सकुरा बस लूजर की तरह देख सकती है, लेकिन हार के बावजूद उसे प्राउड महसूस होता है कि आखिरकार वो कोई बन पाई जिसे मीवा बराबर मानती है। और वो सोचती है कि यू जैसा कोई वहाँ टैलेंटेड सिस्टर्स के बीच क्यों है। लेकिन ये उसे आशा देता है कि एक दिन और वो एक मेयर पॉन होकर भी किंग और क्वींस को आउटशाइन कर सके। और अगले दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बहनें अपना अपना काम करने लगती हैं और यू कजुकी के हेल्थ के लिए एक मॉर्निंग स्मूदी बनाता है। लेकिन जब वो टेस्ट करती है तो उसका टेस्ट बहुत बकवास जैसा होता है और यू माफी मांगता है और टेस्ट करने जाता है। लेकिन कजुकी को एहसास होता है कि ये इनडायरेक्ट किस है और इसलिए वो जल्दी से स्मूदी पकड़कर पूरी पी जाती है शर्माते हुए। और फिर यू नीको को फ्रेश टॉवल देता है और नीको नोटिस करती है कि यू ने सॉफ्टनर चेंज किया है जो उसे पसंद आता है। और अचानक यू टॉवल को क्यूट कह देता है, लेकिन नीको शर्मा जाती है, सोचते हुए कि वो उसके बारे में कह रहा है। और फिर प्रैक्टिस करते हुए मीवा के स्नैक्स खत्म हो जाते हैं तो यू उसके लिए पुडिंग्स लाता है, लेकिन मीवा खाते हुए प्ले नहीं कर सकती तो यू उसे चम्मच से खिलाने का ऑफर करता है, जिससे वो जलेबी की तरह फोल्ड हो जाती है। और फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं, साथ में बातें करते हैं और हंसते हैं। और यू इमेजिन करता है कि उसकी मदर का हैप्पी फैमिली वाला सपना वही है जो उसके पास मिकारोनो सिस्टर्स के साथ है। और तभी बहनें जल्दी जल्दी प्रैक्टिस के लिए निकल जाती हैं, यू को गुड बाय कहने का चांस दिए बिना। लेकिन उसकी सरप्राइज की बात यह होती है कि वो सभी बाहर उसका इंतजार कर रही होती हैं और यू को उन्हें सेंड ऑफ करने की बजाय वो सभी ब्राइट स्माइल के साथ यू को फेयरवेल कहती हैं, जिससे उसे एहसास होता है कि जिस हैप्पी फैमिली की वो तलाश कर रहा है वो यही उसके साथ है। हालांकि उसी रात यू सकुरा को अपने घर ले आता है और वो कहती है कि वो रात भर यही रहना चाहती है ताकि मीवा को करीब से जान सके और सीजन 2 में उसे सोगी बैटल में हरा सके। और इसी के साथ ये एनीमे खत्म हो जाता है। और इसका सीजन 2 कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिलहाल के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए ब्रांड न्यू एनीमे के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।